तो दोस्तों, ये कहानी है दो दोस्तों की, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल की। दोनों ही चंडीगढ़ में रहा करते थे एंड दोनों ने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों चले गए अमेजोन में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पे दोनों ने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद ये दोनों की मुलाकात हुई। इसके पहले ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। यहाँ पर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये लोग साथ में काम किया करते थे। एंड यहाँ पर काम करने के दौरान इन्होंने सीखा कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कैसे एक बंदा यहाँ बैठ के मोबाइल से प्रोडक्ट बाय करता है, तो कैसे यहाँ से मैन्युफैक्चर होके एंड तक कैसे इस ये प्रोडक्ट एक कस्टमर तक पहुँचता है, कैसे डिलीवरी होती है, कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क करता है, कैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे सीखी। और 1 साल तक काम करने के बाद इन्होंने सोचा, यार हम लोग खुद की क्यों ना ई कॉमर्स कंपनी चालू कर ले। क्योंकि इनको वेबसाइट वेबसाइट तो सब आता था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन्होंने किया था। तो इन्होंने सोचा, यार हम लोग खुद की एक ई कॉमर्स कंपनी बनाते हैं और ये काम हम लोग चालू कर देते हैं, हम लोग खुद प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे लोगों को। तो ऐसा इन्होंने सोचा। तो 1 साल तक जॉब करने के बाद अच्छा खासा पैकेज था, इन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पे रिस्क लिया, हाई रिस्क लिया और बोला कि चलो हम लोग अपनी खुद की कंपनी चालू करते हैं। अब खुद की कंपनी चालू करने से पहले अगर आप भी सोचोगे कि मुझे अपनी खुद की कंपनी चालू करनी है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बोला, चलो हमारे पास कुछ सेविंग्स है, पर्सनल सेविंग्स है हमारे पास कुछ, तो हम लोग अपना पैसा क्यों ना इन्वेस्ट करें। और अच्छा खासा बैकग्राउंड था इनका, तो इन्होंने बोला हमारे फैमिली से हम लोग पैसा ले लेते। तो दोनों ने ही अपने फैमिली से 2-2 लाख रुपीज ले लिए। ठीक है। तो 4 लाख और पर्सनल सेविंग को लगा के इन्होंने इंडिया की सबसे बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनी चालू की, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। तो यस, फ्लिपकार्ट जो है वो इंडियन कंपनी है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है फ्लिपकार्ट कहाँ की कंपनी, तो इंडियन कंपनी, ये दोनों ने ही स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट कंपनी। अब कंपनी की नींव तो रख दी इन्होंने 2007 में। अब जब फ्लिपकार्ट कंपनी स्टार्ट हुई, तो इन्होंने बोला, यार हम लोग प्रोडक्ट क्या बेचें। तो इन्होंने बोला कि हम लोग बुक्स बेचेंगे। ठीक है। तो ये लोग बुक स्टोर के सामने खुद खड़े रहते थे एंड पैम्पलेट बेचा करते थे कि हमारा वेबसाइट, यहाँ से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आपको कहीं आने आने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिलीवर करेंगे। ठीक है। और यही लोग खुद डिलीवर किया करते थे प्रोडक्ट को। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों खुद प्रोडक्ट डिलीवर किया करते थे लोगों के घर में। एंड बुक स्टोर के सामने खुद खड़े होकर पैम्पलेट वैम्पलेट बेच के बांट के ये लोग क्या करते थे, अपना एडवर्टीजमेंट करते थे। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया। इनको डेली के 100 ऑर्डर्स आने लगे बुक के। अब इतना सब कुछ करने के बाद इन्होंने बोला, यार बिजनेस तो अच्छा चल रहा है अपना, बट कहीं कमी लग रही है आपको इंडियन मार्केट में। अब उस टाइम पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो था वो कैसे वर्क करता था, कि अगर कस्टमर को बाय करना है तो पेमेंट ओनली थ्रू डिजिटल पेमेंट होगा, या तो डेबिट कार्ड या तो क्रेडिट कार्ड। उस टाइम कैश वाला सिस्टम नहीं था। तो डेबिट कार्ड के थ्रू खरीद लो या तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीद लो। तो इसमें इंडियन लोगों का मेंटेलिटी ये था कि पहला मेंटेलिटी ये कि प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन खरीदेंगे, बट मज़ा नहीं आता था क्योंकि हम लोग छू के नहीं देख रहे और पता नहीं चल रहा है प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। तो चलो किसी ने बाय कर भी लिया प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट जब आए, अब पेमेंट तो पहले कर दिया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, अब पेमेंट कर दिए, पेमेंट तो फंस चुका है। अब जब प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम दिखी कि जो मैंने सोचा था वैसा निकला नहीं, तो रिफंड करेंगे। फिर जब कब कब इनका पैसा रिफंड आएगा, प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे, तो बहुत तकलीफ हो जाता था। तो लोग प्रीफर नहीं करते थे कि हम लोग ऑनलाइन गुड्स को खरीदे। तो ये मेंटेलिटी बिन्नी बंसल और सचिन बंसल को समझ में आई कि इंडियन मार्केट में ये मेंटेलिटी है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। तो इन्होंने बोला, क्यों ना हम लोग कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करें। तो हाँ, सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जो कि सबसे बड़ा इनका हथियार बना उस टाइम पे, कि कैसे फ्लिपकार्ट बूम किया। तो कैश ऑन डिलीवरी लाने से, अब उस टाइम मार्केट में प्लेयर्स थे ई कॉमर्स के, बट कोई भी कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता था। सब लोग कैसा करते थे, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से। तो फ्लिपकार्ट मार्केट में फर्स्ट टाइम कैश ऑन डिलीवरी लेके आया। एंड साथ में इन्होंने बोला कि 30 डे रिटर्न पॉलिसी। 30 डे में अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है, डिफेक्ट इफेक्ट निकला, तो 30 डे में आप रिटर्न कर सकते हो, आपको पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो अब कैश ऑन डिलीवरी से मार्केट में लोगों का मेंटेलिटी क्या हुआ, कि हम लोग बुक कर देते हैं ना, उसमें क्या है, प्रोडक्ट आएगा, अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं आया तो रिटर्न कर देंगे। ऐसा रिस्क उन्होंने लिया फ्लिपकार्ट ने। और ये कैश ऑन डिलीवरी लाने के बाद जो फ्लिपकार्ट का ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ अब तक नहीं रुका हुआ है। तो इस प्रकार से ये दो चीज इंट्रोड्यूस करने के बाद फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। और ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2009-10 के आसपास। अब इस टाइम पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो इनकी जो सेल्स आप देखोगे ना, देखो इनकी सेल्स देखो आप। 2008-9 में इन्होंने 40 मिलियन, 4 करोड़ का माल बेचा था। 9-10 में इन्होंने 20 करोड़ का माल बेचा था। एंड जैसे ही इसी दौरान इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया, 2010-11 में देखो 75 करोड़ का माल बेचा। तो
कितना गुना ज़्यादा बेच दिया उन्होंने, 20 करोड़ से डायरेक्ट 75 करोड़ पहुंच गए। तो इस टाइम पे इन्होंने ये कैश ऑन डिलीवरी लाया था, और जिससे इनका इनका जो ग्रोथ हुआ बहुत ही फास्ट तरीके से हुआ, क्योंकि अब लोग ऑनलाइन मार्केट में आने लगे कि चलो अब ऑनलाइन, अब तुमको छू के ही देखना था ना, तो प्रोडक्ट आएगा, छू छा के देख लो, अच्छा लग रहा है तो ठीक है, पैसा दो, अगर नहीं लग रहा है तो रिटर्न कर दो। और उसके बाद भी अगर तुमको लाने के बाद भी अगर तुमने पैसे भी दे दिए और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है इसमें डिफेक्ट हो गया, ये तो जैसा मंगाया था वैसा निकला नहीं, तो 30 डेज है ना आपके पास रिटर्न करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो आप कर लो 30 डेज के अंदर और आपको पैसे रिफंड आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये दो चीज ब्रह्मास्त्र यूज करने के बाद फ्लिपकार्ट ने अपना ग्रोथ बहुत तेजी से किया। अब जब ग्रोथ होने लगा तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल सोचने लगे, यार सिर्फ बुक बेचने से काम नहीं होगा, हम लोग को और भी चीजें बेचनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि तुमको और भी सामान बेचना है ना, तो तुमको पैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट का ऑर्डर तो आ जाएगा, बट अभी अभी कैसा हुआ था कि जब इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी और 30 डे ये सब रिटर्न पॉलिसी डाला, तो इनको अचानक से बहुत सारे ऑर्डर आने लगे, क्योंकि समझ लो कल तक मैं सोच रहा था कि नहीं खरीदता हूँ, बट पता चला कि अब कैश ऑन डिलीवरी भी आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मुझे अब घर वहां पे जाके क्यों खरीदूं मैं, तो मैं यहाँ से बुक कर दिया। तो ऐसे इनको, जहां पर जो लोग रिजेक्ट करते थे कि ऑर्डर नहीं करना है अपने को ऑनलाइन, वो लोग भी ऑर्डर करने लगे, तो इनको अचानक से इतने सारे ऑर्डर आने लगे, इनके पास कैपिटल नहीं था, पैसा नहीं था बुक खरीदे, क्योंकि बुक बेचने के लिए बुक खरीदना भी तो पड़ेगा ना, बुक स्टोर से पहले बुक लेंगे, फिर उसके बाद डिलीवर करेंगे, और फिर उसके बाद डिलीवरी करने के लिए भी अब ये दोनों अकेले डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो डिलीवरी बॉय रखना पड़ेगा इनको, सो दैट प्रोडक्ट वहां तक डिलीवर हो जाए टाइम पे। तो सारी चीजों के लिए पैसे लगने लगे। अब पैसे के लिए इन्होंने क्या सोचा, इनको ये सारी चीजें, देखो इतने पढ़े लिखे थे तो इनको ये तो पता था कि अब पर्सनल फाइनेंसिंग तो इन्होंने कर लिया, जो पैसा इनको खुद का यूज करना था कर लिया, फैमिली से लेना था जो ले लिया इन्होंने। अब ये लोग बोले कि यार हम लोग ना बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, बैंक से लोन ले सकते हैं। अब बैंक भी लोन देने से पहले देखेगा कि यार नई नई कंपनी है, जल्दी नहीं देता है बैंक लोन, ठीक है, और देगा भी तो अमाउंट कम देगा। तो इनको ये पता था, फिर इनको ये भी पता था कि एक एक ना वेबसाइट होता है, ऑनलाइन वेबसाइट होता है, जिसमें कैसा, जिसको पैसा देना है जिसको पैसा लेना है दोनों ही आते हैं, उसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसको पैसा देना है जिसको लेना है दोनों ही एक जगह पे आते हैं, वेबसाइट होता है कि एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप जाओगे, रजिस्टर करोगे कि आपको पैसा लेना है देना है, जैसे naukri.com होता है जिसमें आपको जॉब लेना है या देना है, तो दोनों ही उसमें होते हैं। आपको लेना है जॉब तो आप उसमें एज ए लॉग इन करोगे कि मुझे जॉब चाहिए, और जॉब देना है तो आप एंटरप्रेन्योर एज ए वहाँ पे लॉग इन करोगे, आप कंपनी हो, फिर वहाँ पे आप दोनों ही दिखेंगे, तभी तो वहाँ पे पता चलता है कि जॉब चाहिए कि किसको चाहिए किसको देना है, तो उस हिसाब से आप naukri.com पे जॉब ढूंढ लेते हो। तो वैसे यहाँ पे एक वेबसाइट होती है जिसमें पैसा जिसको देना है, कुछ कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा होता है, तो वो लोग बोलते हैं यार हम लोग जाते हैं अपने एज ए, हम लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे, हम लोग इन्वेस्टर है, और वो दूसरा जिसको चाहिए वो एज ए बोरोवर लॉग इन करेगा, तो यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। तो ये भी पता था, बट यहाँ पे उतने अमाउंट नहीं पैसे मिलेंगे जितना फ्लिपकार्ट को चाहिए था, तो ये भी एक पता था इनको। फिर उसके बाद ये भी पता था कि छोटे मोटे जो माइक्रो लोन, मतलब जो कुछ लोग होते हैं इंडिविजुअल्स लोग, वो लोग के पास जाने का पैसा दे देंगे वो लोग, अब छोटे मोटे थोड़े मोटे इंटरेस्ट पे, तो माइक्रो लोन से भी इनका काम नहीं होने वाला था, ये भी इनको पता था। फिर फिर इनके पास एक और दिमाग आया कि यार हम लोग फंस कहाँ पे रहे कि ऑर्डर आ रहा है और हम लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे, ऑर्डर की ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैं ऑर्डर प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पैसे नहीं मेरे पास, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यार हम लोग क्यों ना बात कर ले वेंडर से, वेंडर मतलब जिससे ये लोग बुक खरीदेंगे, ठीक है, तभी ना बुक खरीद के आगे देंगे। तो वेंडर से हम लोग बात कर लेते कि आप हमको ना क्रेडिट दे दो, मतलब कि कुछ दिन का पैसा, कुछ दिन का मुझे मोहलत दे दो कि मैं आपसे बुक खरीद लेता हूँ, फिर जैसे मैं बेच दूंगा वैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, सिंपल क्रेडिट ना। तो सप्लायर, इसको बोलते हैं वेंडर फाइनेंसिंग, इसको बोलते हैं वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर आपको फाइनेंस कर रहा है, इसका मतलब कि जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपको बोल रहा है कि अभी पैसे मत दो, हम थोड़े टाइम के बाद देंगे, ऐसा वो नहीं बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि यार थोड़ी टाइम के बाद हम पैसा दे देंगे, क्योंकि अचानक से ऑर्डर आ रहा है, पैसे हमारे पास है नहीं, जैसे हम बेच देंगे हमारे पास पैसा देंगे, हम आपको कंप्लीट कर देंगे। तो एक वेंडर फाइनेंसिंग नाम की चीज है, ठीक है। तो इन्होंने बोला यार ये वर्क कर सकता है हमारे लिए, तो ये भी कुछ टाइम तक वर्क किया कि ये लोग प्रोडक्ट लेते थे डिलीवर कर देते थे, प्रोडक्ट लेते डिलीवर करते थे, ठीक है। तो थोड़े मोटे टाइम तक ये वर्क किया वेंडर फाइनेंसिंग वाला चीज, कि इनको प्रोडक्ट लेने, मेन तो इनका यही था ना कि प्रोडक्ट लेने के लिए पैसे चाहिए, और जो डिलीवरी बॉय को देना है वो सब तो ठीक है, वो सब तो ये लोग दे देते थे छोटा मोटा, बट मेन तो ये था कि प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट देना, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी। अचानक से समझ लो आपको 10,000 बुक्स का ऑर्डर आ गया, तो आप पैसे कहाँ से दोगे 10,000 बुक खरीदने के लिए। तो मेन वेंडर फाइनेंसिंग का काम चला, बट आगे चल के और बिजनेस ग्रोथ हुआ, ये लोग जो सोच रहे थे ना हम लोग इतना ही माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे, उससे और ज्यादा अचीव होने लगा।
तो अब यहाँ पे फंस रहा है प्रोडक्ट कि अब हमको ये सब छोटे मोटे तरीके से पैसा का काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये लोग बोले अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, मतलब बड़े जगह पे जाना पड़ेगा। अब बड़े जगह जाना मतलब आपने शार्क टैंक देखा होगा, जहाँ पे जाते बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग बैठे रहते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं ना बेंच पे, शार्क लोग। तो आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो कि ये हमारा बिजनेस है, ऐसे ऐसे हमारा बिजनेस रन करता है, और ये हमारा अब तक का सेल्स है। सेल्स तो था इनके पास अब तक का, कि अच्छा खासा सेल्स हुआ इनका, 4 करोड़, 20 करोड़, 75 करोड़। तो अच्छा खासा सेल्स का बताएंगे ये लोग। और फिर उसके बाद क्या सारी चीज़ें, मतलब प्रेजेंटेशन देंगे अच्छा खासा। 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट तो उनको, मतलब 20 मिनट के अंदर आप कंप्लीट करो, इतना टाइम नहीं रहता उन लोग के पास कि आओ इतना आपको सुनने, ठीक है। तो आपको प्रेजेंटेशन देना, फिर वो बड़े बड़े लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा इनको पता था कि ऐसा कुछ होता है, और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ही फ्लिपकार्ट इतना बड़ा, यहाँ से ग्रोथ बहुत जंप में ग्रोथ हुआ, बिकॉज वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ये लोग गए। अब बताता हूँ मैं कैसे हुआ। देखो, जब ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, तो पहले तो एकदम तैयारी करके गए। अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, पहले तो आप लोग वो जान लो। अब वेंचर कैपिटलिस्ट ही होते हैं, समझ लो कि बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लोग, जिनके पास बहुत पैसा, करोड़ सौ पैसा है। तो ऐसे बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स लोग होते हैं, या फिर कंपनीज होती। तो ये सारे मिलके ना एक जगह पे पैसा डालते हैं, ये सारे लोग मिलके एक जगह पे पैसा डालते हैं। अकेले अकेले नहीं देते, अकेले अकेले देंगे तो आप माइक्रो लोग बोलते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर पैसा दे रहा है, अकेले नहीं, सब सारे मिलके एक जगह पे पैसा डालते हैं। इसको एक नाम देते हैं, इसको एक ट्रस्ट कंपनी खोल देंगे, इसको एक नाम दे देंगे, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये अलग अलग स्टार्टअप्स में कंपनी इन्वेस्ट करेगी, नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। अब वेंचर कैपिटलिस्ट लोग भी ऐसे ही पैसा नहीं दे देते, ये लोग को भी पैसा देने के पहले सोचना पड़ता है। अभी इनका भी प्रोसेस है, सारी चीजें अपन अंडरस्टैंड करेंगे, बट पहले अभी नॉर्मल समझ लो कि वेंचर कैपिटलिस्ट लोग होते कौन है। अब ये अब इनके आने के बाद ना बिजनेस में बहुत सारा ग्रोथ आता है। कैसे आता है कि इनके पास पूरा अंडरस्टैंडिंग रहता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। ये लोग सिर्फ पैसे नहीं देते, ये लोग आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। तो फ्लिपकार्ट पहले बोलता है कि यार हमको अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हमको लोगों की जरूरत भी है और पैसे की भी जरूरत है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, उसके पहले ये लोग को तैयारी करना रहता है। क्या तैयारी करना रहता है कि यहाँ पर जाके प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ना। बिफोर प्रेजेंटेशन ये लोग तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये लोग को बताना पड़ेगा कि हम कौन है। तो सबसे पहले तो हमको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आप कहानी सुनो आराम से। सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि हम कौन है। फिर उसके बाद हम तो बता दिया हम कौन है, हमारे हमारे पीछे कौन है, हमारी टीम कौन है जो काम कर रही है। तो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आप पूछोगे ना कि आप लोग कौन हो, कौन काम करने वाला, मेन तो वो लोग है ना। फिर उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि आप, दो लोग बता दिया मैंने कि मैं कौन हूँ, इंट्रोडक्शन बता दिया, टीम के बारे में बता दिया। फिर बोलेंगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो दुनिया से कैसे अलग है, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम था जो आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये लोग बताएंगे ना। मार्केट में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने बताया, मार्केट में प्रॉब्लम था ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कि लोग बाय नहीं करते थे, बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं होता था कि प्रोडक्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। और दूसरी बात, आया तो उस छू छा के देखा नहीं अच्छा है कि नहीं प्रोडक्ट। तो अगर नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न करना पड़ेगा, पैसा ब्लॉक हो जाता। तो ये सब प्रॉब्लम्स है मार्केट में जो हमने सॉल्व किया कैश ऑन डिलीवरी लेके। तो ये सॉल्यूशन लेके आए हम लोग ने, ये लोग ने ये सब तैयारी की वहां पे जाने का बोलना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग ने बताया, ये हमारा प्रोजेक्शन था कि हम आगे आगे जाके ये प्रोडक्ट को इतना इतना सेल करेंगे, इस साल में इतना सेल करेंगे, इस साल में इतना सेल करेंगे, जो हमने अचीव किया। तो अपना प्रोजेक्शन बताएंगे, माइलस्टोन बताएंगे कि ये सब था हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी बताएंगे वो लोग, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें वो लोग डिस्कस करेंगे। वेंचर कैपिटल विद इन 20 मिनट सब कुछ भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही वेंचर कैपिटल जाके पैसा डालेगा। तो यहाँ पे कौन था वेंचर कैपिटलिस्ट, तो फ्लिपकार्ट को जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया उसका नाम था टाइगर ग्लोबल। अब ये टाइगर ग्लोबल करके वेंचर कैपिटलिस्ट था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया किसको, फ्लिपकार्ट को। तो फ्लिपकार्ट गया टाइगर ग्लोबल के पास, बताया ऐसा 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 है, ये हम लोग हैं, हमारी टीम है, हमारा ये प्रॉब्लम, मार्केट में ये प्रॉब्लम था, ये बिजनेस हम लोग करके ये सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, हम लोग का क्या ग्रोथ, हम लोग का क्या माइलस्टोन है, क्या गोल है हमारा, क्या विजन है, क्या मिशन है, सारी चीज़ें डिस्कस की। और फिर टाइगर ग्लोबल इंप्रेस हुआ कि यस, मार्केट में कैश ऑन डिलीवरी तो कोई नहीं दे रहा है, और तुम ही हो जो एक इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कैश ऑन डिलीवरी, और इससे तुम्हारा हमको सेल्स भी दिख रहा है, तो एक ग्रोथ हुआ है। तो टाइगर ग्लोबल का एंट्री हुआ अराउंड 2009, 10, 11 के आसपास एंट्री हुआ टाइगर ग्लोबल का। अब टाइगर ग्लोबल ने इनको बहुत हेल्प किया, इनको बहुत सारे पैसा दिया। टाइगर ग्लोबल ने सबसे पहले तो इनके कंपनी में, फ्लिपकार्ट में, कल्याण कृष्णमूर्ति इनको एज अ सीईओ अपॉइंट किया।
बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे। टाइगर ग्लोबल में, टाइगर ग्लोबल के ही ये पर्सन थे। इन्होंने क्या किया, टाइगर ग्लोबल में इनको फ्लिपकार्ट को बोला इनको अपनी कंपनी में सीईओ अपॉइंट करो। हाँ, इनके पास राइट रहता है। अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ना, ये लोग ओनर ही जैसा काम करेंगे आपके कंपनी में। वेंचर कैपिटलिस्ट टाइगर ग्लोबल ने 4% इक्विटी लिया था कंपनी का। और सिर्फ पैसा देने का काम नहीं, सिर्फ पैसा देने का काम नहीं, ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे, ग्रोथ कैसे करना है, कंपनी को कैसे ऊपर तक लेके जाना है। क्योंकि जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना तो इनको भी मिलेगा ना। और ये ऐसा नहीं ये लोग जिंदगी भर कंपनी में रहने वाले, एग्जिट पॉइंट भी होता है। ये लोग क्या करेंगे, एट द एंड जब कंपनी एकदम ग्रो हो गई तो बोलेंगे चलो अब हमारा जाने का टाइम आ गया। ये लोग अपने पैसे बेच देंगे, जो भी शेयर है इनके, आईपीओ के थ्रू बेच देंगे। जैसे आईपीओ निकाल देंगे एंड में, और कंपनी लिस्ट हो गई, पब्लिक हो गई, तो अभी अब तो शेयर मार्केट में बेच सकते, तो शेयर बेच देंगे या तो कोई आके खरीद लेगा। उस तरीके से ये लोग एक्विजिशन अपना एग्जिट मारते हैं, ठीक है, और पैसा लेके निकल जाएंगे। तो इनका भी ये हो रहता है कि लोगों के आइडिया को हम लोग प्रोत्साहन दें, आगे जाके ये जो आइडिया है वो बहुत बड़ा बने और हम लोग भी साथ में इनके साथ ग्रो है। तो ऐसा रहता है वेंचर कैपिटलिस्ट लोग का। बट हाँ, ये लोग भी प्रॉफिट के लिए रहते हैं। तो कल्याण कृष्णमूर्ति को इन्होंने एज ए सीईओ वहाँ पे अपॉइंट किया। और कल्याण कृष्णमूर्ति सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों को मेंटर किया करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता है, ये अभी बिजनेस को ग्रो करना है। तो आपको, आप दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो, मेन तो आपका डिलीवरी का है सब कुछ, ठीक है। तो आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि वो जाके डिलीवर करेगा, आपको खुद की कंपनी ओपन कर लो। ई कार्ट इन्होंने इन्होंने बताया कि अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी ओपन करो। तो लॉजिस्टिक कंपनी इन्होंने खुद की ओपन की, ई कार्ट करके। फिर उसके बाद बोला कि वेयर हाउस आपको बड़े बड़े ओपन करने पड़ेंगे, सो दैट आप हर जगह पे प्रोडक्ट फटाफट डिलीवर करो। तो वेयर हाउसिंग का सब कुछ इनको बताया कि कैसे वेयर हाउस मैनेज करना है। तो कल्याण कृष्णमूर्ति ने काफ़ी हेल्प किया, टाइगर ग्लोबल ने काफ़ी हेल्प किया इनको स्ट्रेटजी बताने में, कैसे ग्रोथ करना है। फिर इन्होंने अलग अलग, अभी वेंचर कैपिटलिस्ट लोग एक बार में पैसा नहीं दे देंगे आपको, अलग अलग राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। फर्स्ट राउंड में बोलेंगे कि चलो अभी तुम्हारा प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी तुमको मतलब मार्केट में आना है, तो फर्स्ट राउंड में पैसा देंगे। फिर बोलेंगे वर्किंग कैपिटल की नीड है, फिर बोलेंगे कि अब आपको ग्रो करना है। तो फ्लिपकार्ट को बोला कि आप सिर्फ बुक बेच के ग्रो नहीं हो पाओगे, और को आपको और भी चीजें अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि चलो मिंत्रा को, मिंत्रा आप जानते रहोगे, मिंत्रा, मिंत्रा को हम लोग एक्वायर कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि सो दैट हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट बेचने लग जाए क्लोथ से रिलेटेड। मार्केट में क्लोथ सबसे बड़ा बिजनेस है, तो क्लोथ लोगों रोज तो रोज रोज कपड़े चेंज होते रहते हैं लोगों के। तो मिंत्रा को इन्होंने एक्वायर कर लिया, जेबोंग को एक्वायर कर लिया, ऐसे अलग अलग लोगों को बेचने लोगों को खरीदने लग गए। सो दैट फ्लिपकार्ट सिर्फ बुक नहीं, अब जितने भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप फ्लिपकार्ट पे ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, आपका क्लोथ्स हो गया, फुटवेयर हो गया, सारी चीजें आपको फ्लिपकार्ट पे मिलने लग जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने आगे चल के बहुत लोगों के एक्विजिशन किया। राउंड 3 में, राउंड 3 मतलब जब इसको और ग्रो करना है, लोगों को खरीद खरीद के एक्विजिशन कर करके, तो ऐसे ऐसे करके टाइगर ग्लोबल ने इन्होंने स्ट्रेटजी बताई कि ये सारी चीजें करो। तो ऐसे ऐसे करके फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे लोगों को एक्वायर किया और सारे प्रोडक्ट इन्होंने बेचना चालू कर दिया। अब मार्केटिंग कैसे करने लगा, अब आपको पता होगा बिग बिलियन डे करके आता है। तो उस टाइम पे इनका इतना एक दिन में करोड़ ऑफ सेल्स होता है इनका। इनका तो वेबसाइट हैंग हो जाता है, लोग प्रोडक्ट नहीं बाय कर पाते, ऐसा ऐसा होने लग जाता है। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजी लेके आए सो दैट लोग अट्रैक्ट हो, और सुबह से आप बैठ जाते हो, रात को ही बैठ जाओगे 12 बजे के बाद कि हाँ मेरे को बिग बिलियन डे आ रहा है, ये बाय करना है, क्योंकि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाए सो दैट इनका ग्रोथ अच्छा खासा हो। फिर उसके बाद, इसके बाद इतना ग्रोथ हुआ, इनका इतना ग्रोथ हुआ 2018 में, मई 2018 में, मई 2018 में क्या हुआ, वॉलमार्ट आया, वॉलमार्ट यूएस की कंपनी है। इन्होंने आके 77% फ्लिपकार्ट का खरीद लिया। कितने रुपीस में, $16 बिलियन, जो कि इंडियन हिस्ट्री में अब तक का ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक्विजिशन था। $16 बिलियन का मतलब 1600 डॉलर, 1600 करोड़ डॉलर में। अब उस टाइम पे रेट समझ लो, $1 का 75 रुपीज चल रहा था, तो 1,20,000 करोड़ रुपीस इतना होता है। तो इतना इतना 1,20,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1,000 करोड़, 1,000, 1,20,000 करोड़, इतने पैसे में फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा सिर्फ वॉलमार्ट ने खरीदा। उसके बाद टाइगर ग्लोबल ने अपना शेयर बेच दिया और निकल गया, और अच्छा खासा प्रॉफिट करने के बाद ये भी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, सबसे बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट बन गई इंडिया की। तो इस प्रकार फ्लिपकार्ट 2007 से जीरो से 1,20,000 करोड़, ओनली 77% कंपनी, 77%, इतनी बड़ी ग्रोथ हुई इस कंपनी की।
तो आपको समझा कि ये स्टार्टअप कंपनी जीरो से हीरो कैसे बना। तो अपने को अपन तो सर ये सब कहानी क्यों सुना है आपने? तो अपन आज पढ़ने का जा रहे हैं। अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टअप फाइनेंस। चैप्टर का नाम ही है स्टार्टअप फाइनेंस। तो अभी देखो, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि फ्लिपकार्ट कंपनी जब ग्रो कर रही थी 2011-12 में, जब टाइगर ग्लोबल की एंट्री हुई थी, तो उसके बाद ये बहुत ही ग्रोथ किया और फटाफट फटाफट जाके ये ना यूनिकॉर्न बन गई। अब सर यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो $1 बिलियन पहुंच जाए, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए। तो टाइगर ग्लोबल आया था, उसके बाद अच्छा खासा ग्रोथ हुआ इनका और ये कंपनी $1 बिलियन बन गई थी। तो एक स्टेटस प्रोवाइड होता है कि आप अभी यूनिकॉर्न बन गए हो, तो उसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला था फ्लिपकार्ट को। और अच्छा सर, $1 बिलियन के बाद अगर इसका वैल्यू गिर जाए तो फिर $1 बिलियन के भी तो यूनिकॉर्न का स्टेटस चले जाएगा। हाँ, ऐसा ही होता है, यूनिकॉर्न का स्टेटस फिर चले जाएगा। तो ये आपको समझा फ्लिपकार्ट की स्टोरी स्टार्ट टू एंड। अब इसी स्टोरी के जरिए अपन लोग क्या करेंगे, अपना जो चैप्टर है इसको खत्म, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है स्टार्टअप फाइनेंस। अब देखो अपन अब पढ़ते हैं। तो मैं आपको तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप फाइनेंस चैप्टर। देखो, अब कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले फाइनेंस करना पड़ता है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो फ्लिपकार्ट को भी पैसे की जरूरत पड़ी थी। तो इन्होंने क्या बोला था, इन अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन का आंसर पता है। देखो ये लोग पूछ रहे स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए अलग अलग पैसा बताओ, अलग अलग आइडियाज बताओ जिससे स्टार्टअप पैसा लेके आ सकता है। बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, पैसा कहाँ कहाँ से लाओगे? तो सबसे पहली बात, आप सबसे पहले अपना पैसा डालोगे, पर्सनल फाइनेंसिंग। तो बिन्नी और सचिन बंसल ने देखो अपना अपना पैसा डाला था। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस में अपने पैसा नहीं डालोगे ना, दूसरा आपके बिजनेस में पैसा नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि वो बोलेगा यार ये तो अपने पैसे नहीं डाल रहे हैं, मतलब ये अपने पैसे को रिस्क में नहीं डाल रहा, तो दूसरा आपके बिजनेस में पैसा क्यों डालेगा? तो सबसे पहले आपको अपना पैसा डालना पड़ता है। फिर उसके बाद देखो, ये होने के बाद उन्होंने क्या बोला कि यार अब फैमिली से 2-2 लाख रुपया लेते हैं, तो ये लोग ने 2-2 लाख रुपया फैमिली फ्रेंड से लिया। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मतलब। देखो, तो पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया और फैमिली फ्रेंड से इन्होंने पैसे लिए। फिर धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, बुक स्टोर और बेचना चालू कर दिया था, ठीक है। फिर और इनको पैसे की जरूरत पड़ी थी, बिकॉज और ऑर्डर्स आने लगे थे इनको। तो अब इन्होंने क्या, कैश ऑन डिलीवरी लेके आए थे, तो और ऑर्डर आने लगे। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया था कि यार देखो इनको आइडिया पता था कि हम लोग पीयर टू पीयर लैंडिंग वहां से ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि एक जगह होता है, वेबसाइट होता है जहाँ पे पैसा लेने वाला और देने वाला दोनों आते हैं। जैसे Naukri.com, जॉब लेने वाला जॉब देने वाला। तो वैसे एक वेबसाइट होता है जहाँ पे पैसा जिसको देना लेना दोनों आ जाते हैं। और दोनों ही वहां से दोनों का मिलन मिलन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है ना, अभी जिसको चाहिए, जिसको पैसा देना है, जिसको चाहिए, दोनों एक जगह पे आ गए, तो अब ले लेंगे। जिसको लगेगा अलग अलग तुमको दिखेंगे वहाँ पे इन्वेस्टर्स, ये इतने परसेंट पे दे रहा है, इतने परसेंट पे, इतने परसेंट पे दे रहा है, तो आपको जो अच्छा लगा वो आप ले लो। सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग इनको पता था, हाँ इनको पता था। तो अपना दिस पॉइंट डन। अब तो आप देखते रहो, बस आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इन्होंने बोला था कि यार छोटे मोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर लोग जो आपको पैसा देंगे, माइक्रो लोन्स, छोटा छोटा। अब बट अपन ने बोला था कि यार माइक्रो लोन से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग ने बोला इनका काम किससे हुआ था, इनका काम हुआ था वेंडर फाइनेंसिंग से। इन्होंने बोला जब हम लोग को ऑर्डर आता है तो हम लोग ऑर्डर की पूर्ति नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑर्डर खरीदने का पैसा नहीं है। तो इन्होंने बोला जहां से ऑर्डर खरीदना है, जहां सप्लायर से जिससे अपने को गुड्स खरीदना है, उसको क्या बोलेंगे कि हम आपको पैसा थोड़ा बाद में दे देंगे। तो मैंने आपको क्या बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, वेंडर फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो वेंडर फाइनेंसिंग करके इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि फाइनेंस करने के अलग अलग तरीके क्या है। पर्सनल फाइनेंसिंग, फिर सिंपल चले जाओ क्रेडिट लाइन। आपका बैंक में अगर, बैंक का देखो मैंने आपको बात किया था कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस देख के आप बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा, या फिर अब वो अलग क्रेडिट कार्ड, बिजनेस का क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। आपका ये वाला क्रेडिट कार्ड नहीं। तो पर्सनल क्रेडिट लाइंस पे आपको पेमेंट पैसा मिल जाएगा। फैमिली और फ्रेंड्स आपको पैसे दे सकती है। पीयर टू पीयर लैंडिंग आप कर सकते हो। आप स्टोरी याद रखना बस, और कुछ नहीं। फिर माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग, ये सबसे बड़ा चीज होता है वेंडर फाइनेंसिंग, एक बिजनेस को हेल्प करने के लिए। क्योंकि बिजनेस को प्रोडक्ट बनाना है, समझ लो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल भी आप खरीदोगे, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने से पहले अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, तो वेंडर आपको क्या बोला कि आप 30 दिन के बाद दो, तो क्रेडिट दिया ना, आपको पैसा थोड़ी ना लिया। तो वेंडर ने क्या किया, फाइनेंस किया। तो वेंडर फाइनेंसिंग जो उनको यूज हुआ था फ्लिपकार्ट को, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इनका तो चलो ऑनलाइन वाला बिजनेस था, तो कैश ऑन डिलीवरी पैसा उस टाइम पे आ जाएगा, या तो फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसा बिजनेस समझ लो जिसमें आप ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं बेच रहे हो। समझ लो आपने सामने वालों को क्रेडिट दिया। क्या क्रेडिट दिया कि आप गुड्स ले लो, ठीक है, मैं बेच रहा हूँ गुड्स, ठीक है, और पैसा बाद में आएगा मेरे पास। मैंने गुड्स बेच दिया और मैंने उसको सामने वालों को भी 30 डेज का क्रेडिट दिया कि बाद में आप पैसे दोगे चलेगा, क्योंकि मुझे तो अपना गुड्स बेचना है। अब बिक नहीं रहा है, तो मुझे ये सब हथकंडे अपनाने पड़ेंगे ना, सो दैट वो पैसा मुझे बाद में दे।
तो उस टाइम पे क्या करने का, देखो मैंने जब मैंने अभी मैं समझ लो एक नॉर्मल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं, तो मैंने सप्लायर के पास गया, मैं बोला कि यार मुझे यार गुड्स दे दे, बाद में मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वहां पे मैंने बोला 30 दिन के बाद मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। गुड्स मैंने खरीद लिया, मैंने बनाया गुड्स और बेच दिया। अब जब बेचा तो भी मेरे को पैसा नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको भी 30 डेज का क्रेडिट दे दिया सामने कि आप 30 दिन बाद पैसा दो। अब मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो बार बार तो क्रेडिट नहीं ले सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने एक मार्केट में एक और बिजनेस होता है फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग मतलब क्या होता है कि आप ना एक बंदे के पास जाओगे, वो फैक्टरिंग का काम करता है समझ लो। तो आपने उसको बोला कि देख, मेरे पास मैंने ना करोड़ रुपए का माल बेच दिया है, 1 करोड़ रुपए का माल बेच दिया, बट वो 1 करोड़ रुपए अभी नहीं मिलेगा मेरे को 30 दिन के बाद मिलेगा, बट मुझे पैसे की जरूरत अभी है। तो सामने वाला बोलेगा एक काम कर दो, मैं आपको ना 90% पैसा दे देता हूँ, 85 to 90% पैसा आपको इंस्टेंट अपफ्रंट दे देगा। क्या बेसिस पे, कि आपके पास 1 लाख 1 करोड़ का रिसीवेबल्स है, आपको 1 करोड़ रुपए आने वाला है ना, आपने माल बेचा तो फैक्टरिंग वाले लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ में से 90 लाख आपको दे देंगे, तो 10 लाख रखेंगे अपने पास, 1 करोड़ में से 90 लाख दे देंगे आपको, ठीक है। तो सर उनको क्या बेनिफिट है, अरे वो सामने वाला कमीशन चार्ज करेगा, जो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी चार्ज करेगा, अपना कमीशन सर्विस चार्जेस चार्ज करेगा। 1 महीने की तो बात है, 1 महीने बाद वो जाएगा बंदा, उससे मेरे डेटर लोग से जितने भी लोग हैं, वो लोग से पैसा रिसीव कर लेगा। 1 करोड़ रुपया अब उसके पास आ गया, वो अपना 90 लाख रख लेगा, क्योंकि जो 90 लाख मेरे को दिया था, फिर वो बचे हुए 10 लाख में से अपना कमीशन चार्ज करेगा और बाकी पैसे मेरे को दे देगा। तो मेरा भी फुलफिल हो गया। मेरे पास एक अचानक 1 करोड़ का मैंने माल बेचा था, ब्लॉक हो गया था, पैसा आया नहीं। तो मैंने क्या किया, उसको बोला, उसने मेरे को अप फ्रंट पैसे दे दिए। तो अपना काम तो चलते रहेगा ना, वर्किंग कैपिटल का नीड तो फुलफिल होता रहेगा। तो पैसे मिल गए मेरे को। अब चलो थोड़ा बड़ा कमीशन तो रखा, वो बिजनेस एक्सपेंस करके बता देंगे, और कुछ नहीं। तो इसको बोलते हैं फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। ये आपको क्लियर हुआ क्या फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप पैसे रेज कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो, फाइनेंस कर सकते हो स्टार्टअप के लिए। अभी सर ये कैसे हुआ, ये कैसे फाइनेंस हुआ? अरे सिंपल सी बात है, आपको लोन वोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना, आपका बिजनेस भी चल रहा है और पैसे आपको मिल गए। तो फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल करके एक होता है, और एक क्राउड फंडिंग होता है, आपने सुना होगा किट्टो मिलाप ये सब, कि किसी का समझ लो किसी को तबियत तबियत खराब हो जाता है, एडमिट हो जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि फोटो आ जाता है कि आप यहाँ पे पेमेंट कर दो ऑनलाइन, ऐसा ऐसा करके क्यूआर कोड सब कुछ रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। वैसे बिजनेस वाले के लिए भी क्राउड फंडिंग होता है। वो लोग क्या करेंगे कि बताएंगे हमारा बिजनेस का गोल है, ऐसा हमको थोड़ा हेल्प करो, अचीव करो ग्रोथ करने के लिए। तो क्राउड के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा, कोई 500 10,000 1,000 500 ऐसा करके लोग पैसा देंगे, उसके जरिए भी आप पैसा रेस कर सकते हो। तो ये होता है अलग अलग वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। सिंपल। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखो डिटेल में पढ़ते हैं। पर्सनल फाइनेंसिंग, इट मे नॉट सीम टू बी इंडिविजुअल, बट यू मे बी सरप्राइज टू नोट दैट मोस्ट बडिंग एंटरप्रेन्योर्स नेवर थॉट ऑफ सेविंग एनी मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर विल नॉट पुट मनी इनटू अ डील इफ दे सी दैट यू हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनी मनी फ्रॉम योर पर्सनल। सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला था आपको कि पर्सनल फाइनेंसिंग मतलब आप अपना पैसा नहीं डालोगे बिजनेस में, तो कोई आपके बिजनेस में पैसा डालने वाला नहीं है। तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज most of the investor will not put money into a deal if they see that you have not contributed any money from your personal sources। तो कोई आपके बिजनेस में पैसा नहीं डालने वाला जब तक आप खुद के बिजनेस में पैसा नहीं डालोगे। तो पर्सनल फाइनेंसिंग सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले खुद का पैसा डालना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप अपने अपने आप से पैसा ले लिया, अब अपने फैमिली से लोगे, फ्रेंड से पैसा लोगे। यही अलग अलग वेज होते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि व्हाट इज द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। तो ये सब इनोवेटिव है, सिंपल से आपको याद करना है ना। फ्लिपकार्ट कंपनी क्या क्या किया, पहले खुद का पैसा डाला, फिर सचिन बंसल ने बोला यार अपने अपने घर से 2-2 लाख रुपया ले लो, तो फैमिली फ्रेंड से पैसा ले लिया, ठीक है। फिर बाद में आगे आगे बिजनेस चला तो उन्होंने बोला अब पैसे की और जरूरत है, तो उनको पता था एक पीयर टू पीयर लेंडिंग होता है। क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड लैंड मनी टू ईच अदर। पीयर टू पीयर लैंडिंग हैज बीन देयर फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से ये चल रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं, जिनको पैसा देना लेना एक वेबसाइट के थ्रू, ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट इन्वेस्टर पैसा दे देगा और जो जिसको पैसा चाहिए बोरोवर वहां से ले लेगा, और छोटा मोटा इंटरेस्ट होता है। मेनी स्मॉल एंड एथनिक बिजनेस ग्रुप्स हैविंग सिमिलर फेथ और इंटरेस्ट जनरली सपोर्ट ईच अदर इन देयर स्टार्टअप इंडिया से सपोर्ट करते हैं, और कुछ नहीं। फिर अपन ने देखा क्राउड फंडिंग के जरिए भी पैसा ले सकते हो। माइक्रो लोन, छोटे छोटे इंडिविजुअल लोग, आपको उनको पता था कि छोटे छोटे इंडिविजुअल लोन से अपन पैसा ले सकते हैं कम इंटरेस्ट पे, लेकिन उससे भी अपना काम चलने वाला नहीं है। तो माइक्रो लोन्स आर स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट
टू न्यू बिजनेस वेंचर दिस लोन्स कैन बी इशूड बाय सिंगल इंडिविजुअल, या तो एक इंडिविजुअल देगा या तो एग्रीगेटेड अक्रॉस नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु ईच कंट्रीब्यूट टू अ पोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट। सिंपल से। फिर वेंडर फाइनेंसिंग, अपन ये सबसे बड़ा कारगर हुआ था उनके लिए, साबित हुआ था कि वेंडर लोग ने अपने वेंडर से अपन ने बातचीत कर, उन्होंने क्रेडिट पे अपने को गुड्स देना चालू किया सो दैट इनका ऑर्डर फुलफिल हो फ्लिपकार्ट का। तो वेंडर फाइनेंसिंग इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन विच अ कंपनी लैंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर सो दैट ही कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। सिंपल, वेंडर क्या करेगा, फाइनेंसिंग इन विच कंपनी लैंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर सो दैट ही कैन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। अभी इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सप्लायर मेरे को बोलेगा आशीष ये ले पैसा ले, फिर में ये पैसा मैं उसको ही देके प्रोडक्ट खरीदूंगा। सिंपल सी बात है ना, मतलब क्रेडिट पे दिया ना, तो वही आप ये क्या लिखते हैं लोग, सिंपल तो बोलते हैं ना, वेंडर ने क्रेडिट पे गुड्स दे दिया। सिंपल ये बोल रहा है कि वेंडर पैसा देगा मेरे को, फिर मैं वेंडर को पैसा दे दूंगा प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये क्या है, मैं वो मेरे को दिया मैं उसको वापस दे दिया। सिंपल सा क्रेडिट पे तो आप लिख सकते हो कि वेंडर फाइनेंसिंग क्रेडिट पे गुड्स देना, ठीक है। वेंडर फाइनेंसिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मेनी मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर कन्विंस्ड टू डेफर पेमेंट अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। तो इसमें मैं बोला था ना उसको कि मैं यहाँ भेज दूंगा माल, फिर मेरे को पैसा आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो मैं उसका जो पेमेंट है वो डेफर कर दिया मैंने, कब तक के लिए, जब तक कि मेरे को गुड सामने वाले से पैसा नहीं आ जाए। तो वेंडर फाइनेंस वही लिखा इंग्लिश में, वेंडर फाइनेंसिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मेनी मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कन्विंस्ड टू डेफर पेमेंट अंटिल द गुड्स आर सोल्ड। दिस मींस एक्सटेंडिंग द पेमेंट टर्म्स टू लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जांपल 30 डेज के लिए मैंने बोल दिया उनको, कैन बी एक्सटेंडेड टू 45-60 डेज तक के लिए मैं उनको बोल दूंगा कि यार मैं आपको 30-60 डेज तक पैसा नहीं दे पाऊंगा। हाउएवर दिस डिपेंड ऑन द वन क्रेडिट वर्दी, और वो सामने वाला भी मुझे कब देगा ऐसा क्रेडिट को, जब मुझे जानता रहेगा कि हाँ फ्लिपकार्ट कंपनी बड़ी कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है, तो मेरे को क्रेडिट देगा, अदरवाइज थोड़ी देने वाला है। तो मेरे क्रेडिट वर्दीनेस पे कि ये दे भी पाएगा कि नहीं पैसा रिटर्न। फिर इसके बाद एक और होता है, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। फिर एक फैक्टरिंग वाला मैंने आपको बताया, इन दिस मेथड अ फैसिलिटी इज गिवन टू सेलर हु हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट टू फंड इज रिसीवेबल टिल द अमाउंट इज फुल्ली रिसीव्ड। तो ये मैंने आपको बताया कि रिसीवेबल जो मेरे को पैसा आने लगता है 1 करोड़, तो मैं क्या करूंगा, जो पैसा फैक्टरिंग वाले के पास जाऊंगा, फैक्टरिंग वाले को बोलूंगा 1 करोड़ का रिसीवेबल है, आप पैसा ले लेना 1 महीने के बाद 1 करोड़ वो लोग से जाके, मुझे आप अभी अपफ्रंट पैसा दे, तो आपको 90 lakhs दे देगा। तो इन दिस मेथड इसमें क्या होगा, फैसिलिटी इज गिवन टू द सेलर, मतलब मेरे को, हु हैज सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स सेल्ड किया क्रेडिट पे, फंड इज रिसीवेबल टिल द अमाउंट इज रिसीव्ड। सो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द क्रेडिट पीरियड इज फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का, द फैक्टरिंग कंपनी विल पे ऑलमोस्ट आपको 80 to 90%, 90 lakhs मुझे दे देगा ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ फ्रंट। द बैलेंस अमाउंट विल बी पेड ऑन ड्यू डेट वंस द फैक्टरिंग कंपनी हैज रिसीव्ड द फुल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। तो सामने वाले से मैंने बोला था 10 लाख रुपया पूरा 1 करोड़ रुपया वसूल कर लेगा, और उसमें क्या करेगा 90 lakhs अपना रख लेगा, और 10 लाख में से अपना कमीशन वमीशन डिडक्ट करके दे देगा। तो ये वही बोला, फैक्टरिंग कंपनी हैज रिसीव्ड द फुल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर से एंड डिडक्ट करेगा इंटरेस्ट चार्जेस इन द वे स्टार्टअप कैन रेज फंड्स टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। जो हिंदी में बोला इंग्लिश में लिखा, तो याद करने की जरूरत है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, मैंने आपको क्या क्या बोला, अगर आपको पैसा रेज करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आप आज सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पैसा कहाँ से लाओगे। तो सबसे पहले अपना खुद का पैसा लगा दो, अपने फैमिली फ्रेंड से ले लो, सिंपल बात खत्म हो गया। अब आपको ये भी पता है कि यार एक जगह होता है जहां से आप लोगों से पैसा ले सकते हो, पीयर टू पीयर लैंडिंग बोलते हैं, जहाँ पे छोटे मोटे लोग स्टार्टअप आते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। फिर क्राउड फंडिंग से भी आप पैसा ले सकते हो। फिर आपको पता है कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था वेंडर फाइनेंसिंग, कि आपको प्रोडक्ट खरीदना, तो खरीदने के लिए पैसे नहीं चाहिए, तो पैसे नहीं है तो आप सामने लोग बोले कि बाद में पैसा दे दूंगा यार, मैं जब मेरे से बेच दूंगा, मैं बेचने के बाद मेरे पास पैसा आ जाएगा उसके बाद मैं दे दूंगा, ठीक है। क्रेडिट पीरियड आपने लिया, तो वेंडर ने आपको फाइनेंस किया जिससे आप माल लेके बेचने वाले, सिंपल सी बात है। आप माल लेके डायरेक्ट बेच रहे हो या फिर खुद बना के बेच रहे हो, तो रॉ मटेरियल भी चाहिए रहेगा, तो रॉ मटेरियल का भी वेंडर फाइनेंसिंग काम आएगा। फिर इसके बाद आपने समझ लो बेचा, और बेचने के लिए भी सामने वालों को एडवर्टाइज, मतलब आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपने ऐसा बोला कि अब लोग आपका सामान खरीदे, तो आपने बोला कि यार 30 दिन के बाद पेमेंट कर दो, आप चलेगा, टेंशन नहीं। तो आपने यहाँ भी पैसा फंसा दिया अपना, तो आपने बोला फैक्टरिंग को यूज कर लो, फैक्टरिंग वाला आपको अपफ्रंट पैसा दे देंगे जो आपको पैसा मिलने वाला है, और जब वो पैसा फैक्टरिंग वाला सामने से ले लेगा, जो आपके कस्टमर वो लोग से वसूल कर लेगा, तो जो पैसा उसने दिया था आपको 90 lakhs, वो काट के 10 लाख में से अपना कमीशन काट के आपको बचा हुआ पैसा दे देगा। सिंपल, ये सब अलग अलग तरीके हैं पैसे लाने के बिजनेस में। अब फ्लिपकार्ट को एक और तकलीफ आया था, देखो क्या तकलीफ आया था, कि जब अर्ली स्टेज में जब पता चला था लोगों की कि फ्लिपकार्ट जो है ना ऑनलाइन बेच रहा है प्रोडक्ट, बुक्स बेच रहा है, तो 2 लाइब्रेरी ओपन हो रहा था उनके एरिया में, 2 लाइब्रेरी ओपन हो रहा था, आपको मैं कहानी बताना भूल गया। तो 2 लाइब्रेरी ओपन हो रहा था वहाँ पे। अब दोनों लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए, बहुत सारी किताबें चाहिए, तो ये लोग ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब ये ऑर्डर आया इनके पास फ्लिपकार्ट के पास, तो अचानक से आया था अर्ली स्टेज में, तो पैसे नहीं थे इनके पास कि वो ऑर्डर को फुलफिल कर पाए। तो इनको ये पता था कि ऐसा ऐसा बार-बार तो नहीं होगा, मतलब ये तो वन टाइम हो रहा है ना, ऐसा बार-बार नहीं होगा कि लाइब्रेरी ओपन है होते रहेगा हर हर जगह पे। और सप्लायर से इन्होंने ऑलरेडी क्रेडिट लेके रखा होता है, ये तो उन्होंने लिया, वेंडर फाइनेंसिंग तो लेके रखा था कि कोई गुड्स ले रहे तो ऑलरेडी क्रेडिट पे, ऑलरेडी इतना पैसा देना बाकी है वेंडर को, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, इनको ये पता था कि ऐसा सिंगल ऑर्डर रहता है ना, तो उसके लिए एक कंपनी होती है जो क्या बोलती है मालूम है, जो बोलेगी फ्लिपकार्ट सुन टेंशन मत ले, ये ऑर्डर को तो फुलफिल कर, इसके लिए पैसे मैं देता हूँ। एक कंपनी होती है जो फ्लिपकार्ट को बोलेगी कि टेंशन मत ले, ये ऐसा सिंगल सिंगल ऑर्डर ना हर बार नहीं होता है, ऐसा अचानक से आ गया, लाइब्रेरी ओपन हो रहा था, उनको काफ़ी सारा पैसा चाहिए बुक खरीदने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है। तो उन्होंने बोला फ्लिपकार्ट कंपनी, टेंशन मत ले, ये ऑर्डर को तो फुलफिल कर, ये ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए सिर्फ सिंगल ऑर्डर ना, इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जितना पैसा लगेगा ना वो मैं दूंगा। ऐसा वो कंपनी बोल रही, ठीक है, किसको, फ्लिपकार्ट कंपनी को। तो फ्लिपकार्ट कंपनी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो अब इसको वो ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जो पैसे चाहिए, बुक्स खरीदेगा ना भाई, तभी तो लाइब्रेरी को देगा। तो वो पैसे कौन देगा, वो पैसे वो देगी कौन, आपका सामने वाली कंपनी। उस कंपनी को क्या बोलते हैं, उस कंपनी को बोलते हैं परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी। तो वो क्या करती है, द मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टार्टअप इज द इनएबिलिटी टू फाइंड अ लार्ज न्यू ऑर्डर। तो स्टार्टअप थी ना ये फ्लिपकार्ट, नया लार्ज ऑर्डर आ गया अचानक से कि लाइब्रेरी को क्या करना है, बुक्स प्रोवाइड करना है, ठीक है, ऑनलाइन। अब इतना बड़ा ऑर्डर ये लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं थे उस टाइम पे। द रीजन इज दैट दे डोंट हैव द अननेसेसरी कैश टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। सेम प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, सेम नहीं था इनके पास, फ्लिपकार्ट के पास। तो परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी क्या करेगी, ऑफन एडवांस द रिक्वायर्ड अमाउंट्स रिक्वायर्ड फंड्स टू द डायरेक्टली टू द सप्लायर। तो वो मेरे को भी पैसे नहीं देगी, उनको भरोसा नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, मैं यूज कर लिया कुछ और तरीके में पैसा, तो वो डायरेक्ट सप्लायर को वो मेरे को पूछेगी, तेरे को ये ऑर्डर फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट खरीदना है वो कहाँ से खरीदना है, मैं बोलूँगा वहाँ से, सप्लायर से। ये सप्लायर को पैसा दे देगी, एडवांस दे देगी सप्लायर को, सो दैट सप्लायर मुझे प्रोडक्ट दे दे, मैं लाइब्रेरी वाले का मतलब जो ऑर्डर था फुलफिल कर दूँ, फिर लाइब्रेरी वाला मुझे पैसा दे देगा। तो मैं सप्लायर को क्यों दूंगा, सप्लायर को थोड़ी दूंगा, सप्लायर को तो वो दे रहा है ना, बट मैं परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी को पैसे दे दूंगा, सिंपल। देखो, तो यहाँ पे दिस अलाउज कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट फ्लोज अप टू द न्यू बिजनेस, सिंपल सी बात थी। तो ये जो मैं आपको स्टोरी बनाया, ये तो गलत स्टोरी था, ऐसा कुछ था नहीं, ये सिर्फ ये पॉइंट को समझाना था। तो ऐसा था। तो परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी आपको समझ में आया क्या होता है। ऐसा फ्लिपकार्ट को ऐसा कुछ आया नहीं था कि लाइब्रेरी का ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये समझाने का था बस। अब फ्लिपकार्ट, तो अभी वापस से सुनो है गलत स्टोरी तो उसके पहले जो स्टोरी सब कुछ सही है, हाँ ठीक है, ये वाला अलग था, ये पॉइंट ऐड ऑन किया, अभी नहीं है तो क्या बनाना पड़ता है ऐसी स्टोरी, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर कंपनी क्या किया, मेरे को अलग से ऑर्डर आ गया, अचानक से बल्क ऑर्डर आ गया, अब मेरे पास पैसे नहीं है फुलफिल करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सप्लायर को बार बार बोल नहीं सकता है, क्रेडिट पे दे दे, ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो ऐसे अचानक से जो ऑर्डर रहते हैं, लार्ज ऑर्डर, बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी आती है। वो बोलती है तुम्हारे पास परचेस ऑर्डर, तुमको परचेस ऑर्डर करना है ना, अभी प्रोडक्ट को मेरे को जो डिलीवर करना है तो परचेस करना पड़ेगा ना मुझे प्रोडक्ट को। अब समझ लो तुम मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आप टॉय बनाते हो, टॉय। अचानक से एक समझ लो एक होलसेल ओपन हो रहा है टॉय का, टॉयज का, ठीक है, उसने तुमको ऑर्डर दे दिया कि तुमको इतना सारा टॉयज बनाना है। अब वो गुड्डा गुड्डी बनाने के लिए आपको पैसा तो होना चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तब ना बनाओगे। तो ऐसे फुल अचानक से ऑर्डर आ गए, बड़े बड़े ऑर्डर, बिग बिग ऑर्डर, तभी तो, ऐसे ही तो ग्रोथ होगा, नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा, छोटे मोटे ऑर्डर फुलफिल करके थोड़ी ग्रोथ होगा। तो ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी आती है, बोलती टेंशन मत लो, आपको पैसे की जरूरत है ना, रॉ मटेरियल खरीदना है ना, आप खरीदो ना रॉ मटेरियल, जहां से खरीदना है मुझे बताओ, मैं वहां पे पेमेंट कर दूंगी, एडवांस दे देगी, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी वहां पे एडवांस दे देगी, जहां सप्लायर को। अब मैं क्या करूंगा, वहां से माल खरीद लूंगा। अब सप्लायर को क्या लेन देना, मटेरियल खरीदा, कौन पैसा पेमेंट, पेमेंट से मतलब है ना, तो वो परचेज और फाइनेंसिंग कंपनी उसको पैसा दे दी। अब जब मैं खरीदूंगा, ऑर्डर फुलफिल कर लिया, ऑर्डर फुलफिल करने का प्रॉफिट भी जनरेट हो गया, अब मेरे पास आ गया पैसा, अब मैं दे दूंगा परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, जिसने मुझे हेल्प की, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको समझ में आ गया कि परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है, और ये अंदर का याद करने की जरूरत है क्या, जो स्टोरी बताया वही तो लिखने का यहाँ पे, और क्या करना है, बस हो गया। तो सिंपल सा तरीका था कि इनोवेटिव वेस्ट टू फाइनेंस स्टार्टअप। अब देखो, अब अपन ना वापस स्टोरी में जाते हैं कि ये सब तरीके तो उन्होंने हथकंडे अपना लिए थे, बट उसके बाद उन्होंने बोला ग्रोथ करना, ये छोटे मोटे पैसे से नहीं होने लगा, तो ये लोग बोले थे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे। जाने से पहले इनको क्या करना पड़ा था, क्या था करना था कि 20 मिनट का प्रेजेंटेशन तैयार करना था, 20 मिनट के अंदर ही इनको सारी चीजें बतानी है इनको, ठीक है। तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने क्या बोला कि चलो तैयारी करते, तो ये लोग ने बोला पहले हम लोग अपने बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपनी टीम के बारे में बताएंगे कि टीम में कौन कौन है, डिलीवरी बॉय ये लोग प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, सचिन बंसल, मैं सचिन बंसल, ये बिन्नी बंसल, हम लोग को फाउंडर। तो ऐसा ऐसा लोग बताने थे। तो आपको पिच प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है।
और उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दो अपने बारे में, फिर इसके बाद टीम के बारे में बताओ कि टीम कौन है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने वाला आप में नहीं, टीम में इन्वेस्ट करने वाला, क्योंकि काम तो टीम करने वाली है और आप भी करने वाला हो, तो सब में इन्वेस्ट करने वाला, तो वो जानना चाहता है कि कौन है वो लोग जो बिजनेस के पीछे काम करने वाले, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद वो बोलेगा कि देखो, बिन्नी बसंत बोला था ना कि मार्केट में प्रॉब्लम था, सचिन मिश्रा क्या होता है, मार्केट में प्रॉब्लम है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, लोग प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है, प्रोडक्ट जो आएगा आएगा छू छू के देखने का प्रोडक्ट उनको। तो हम प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी लेके आके। और मार्केटिंग तुम कैसे करने वाले हो, सेल्स करने वाले तो बिग बिलियन डेज ये सब ये लोग ने आगे जाके ये किया, इंट्रोड्यूस किया। तो मार्केटिंग सेल्स का खुद ही पैम्पलेट बेच रहे थे, बांट रहे थे वहां पे खड़े होके। तो ऐसे ऐसे करके मार्केटिंग सेल्स कर रहे थे। फिर इनको इनको ये भी पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्शन क्या है, आगे जाके आप क्या क्या सेल्स करने वाले हो, आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया, तो प्रोजेक्शन माइलस्टोन, उसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताओ बिजनेस का, जो 2-3 साल से आपने काम किया, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं करने वाले। तो पिच प्रेजेंटेशन के लिए ये तो होना चाहिए। फिर इसके बाद वो लोग दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, शार्क टैंक में आपने देखा कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप अकेले तो हो नहीं ये बिजनेस जो स्टार्ट किया, तो आप उनसे अलग क्या हो, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सब तो बता दिया, बट कंपटीशन कैसे करोगे, तो ये बोलेंगे ना कि हमने कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया, बाकी कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेके आए। फिर रिटर्न पॉलिसी 30 डेज तक का। तो ये हमारा स्ट्रेटजी टू विन ओवर कॉम्पिटिटर्स अपने, ठीक है। फिर बिजनेस मॉडल क्या आपका, आप क्या क्या प्रोडक्ट बेचने वाले, ये सारी चीजें डिस्कस करने आपको बताना पड़ेगा। फाइनेंसिंग, आपने कहीं और से पैसा अभी तक रेस करके रखा हुआ है, अभी ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो पिच प्रेजेंटेशन ये तरीका होता है, आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। सिंपल, आप क्या बोलोगे, इंट्रोडक्शन पहले से बताओगे। देखो, पिच प्रेजेंटेशन इज शॉर्ट एंड रिप्रेजेंट नॉट मोर देन 20 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाई दे शुड इन्वेस्ट, क्यों वो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आपको बस यहाँ तक इनको कन्विंस करना है। इंट्रोडक्शन दोगे टू स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप टू गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ योरसेल्फ, दैट इज हु आर यू, कौन हो आप व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो, बट केयर शुड बी टेकन टू मेक इट शॉर्ट, छोटे छोटे जाए, इतना उन्हें बताते रहेगा अपने बारे में, तो मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, यहाँ से वहाँ से, आप आधा घंटा ये बताते रहे, शॉर्ट में बताओ, ठीक है। Also, opportunity to get your investor interested in your company. You can also mention the most interesting facts about your business as well as any major milestone you may achieved. तो ये सब आपको बताना पड़ेगा कि अभी तक अगर आपने बिजनेस किया तो आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट कर दिया कि अलग से, जो आपके प्रेजेंटेशन को थोड़ा और वैल्यूएबल बनाए, सो दैट वो लोग इंटरेस्ट ले आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में। फिर टीम कौन है आपके पीछे जो काम करने, द नेक्स्ट स्टेप टू इंट्रोड्यूस द ऑडियंस टू द पीपल बिहाइंड द सीन्स, द रीजन इज दैट इन्वेस्टर विल वांट टू नो द पीपल हु आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट, कौन बना रहा है प्रोडक्ट, कौन बेच रहा है प्रोडक्ट और सर्विस सक्सेसफुल। मोर ओवर द इन्वेस्टर आर नॉट ओनली पुटिंग मनी टुवर्ड्स द आइडिया, बट दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन द टीम। Also an attempt should be made to include the background of the promoter and promoter का background, ये सारी चीजें आप बताओ, it relate to the new company, moreover in case the team has worked together in the past inside significant result achieved by the team member। तो सिंपल आपको बताना है कि टीम में कौन है, क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज आपको बतानी है। इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताना, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सब कुछ बताना है, ठीक है। प्रॉब्लम बताना है कि फर्दर द प्रोमोटर शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम दैट द स्टार्टअप इज गोइंग टू सॉल्व। तुम पैसा जिस चीज से मांग रहे हो उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अदरवाइज जो आप बोलोगे ये भी ये बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी यही बिजनेस कर रहा हूँ, सेम टू सेम आप कर रहे हो, तो आप अलग क्या कर रहे हो, जब तक कुछ अलग नहीं करोगे तो कोई पैसा डालने वाला नहीं। बोलेगा क्या मतलब है आप ग्रो करोगे, ऐसा क्या पॉइंट है जिससे आप अलग से ग्रो करोगे, तो नहीं पता है, लोगों को तो बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे, जो कि उन्होंने सॉल्व किया कैश ऑन डिलीवरी लेके आके। इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्विंस द इन्वेस्टर दैट द न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट और सर्विस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हमारा कैश ऑन डिलीवरी लाने के बाद प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा तेजी से बिकेगा, ऑनलाइन डिलीवरी होगा, ऑनलाइन प्रोडक्ट लोग बाय करने लगेंगे। कन्विंस करना पड़ेगा कि इससे सॉल्यूशन होगा, और आपने कर लिया तो वो बताना पड़ेगा कि इससे देखो मेरा सेल्स पहले इतना था अब इतना हो गया, बिकॉज ओनली मैंने कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया। तो ये मार्केट में प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब इन द पिच प्रेजेंट एज टू हाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर इंस्टेंस देखो फ्लिपकार्ट के बारे में, व्हेन फ्लिपकार्ट फर्स्ट स्टार्टेड इन बिजनेस 2007, इट ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ई कॉमर्स इन इंडिया, बट व्हेन दे स्टार्टेड पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड वाज रेयर, सो दे इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वाज लेटर फॉलोड बाय द ई कॉमर्स। बाद में अलग अलग कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर लिया, उन्होंने भी कैश ऑन डिलीवरी लेके आया, लेकिन सबसे पहले कौन लाया, फ्लिपकार्ट। तो लोग किस पर भरोसा करेंगे, फ्लिपकार्ट के ऊपर। द सेकंड प्रॉब्लम वाज एंटायरली सप्लाई चेन सिस्टम डिलीवरिंग गुड्स ऑन दिस टाइम ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ इन ई कॉमर्स कंपनी, कि प्रोडक्ट फटाफट डिलीवर हो, आपका लॉजिस्टिक्स। फ्लिपकार्ट एड्रेस दिस इशू बाय लॉन्चिंग देयर ओन सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम टू डिलीवर ऑर्डर्स इन अ टाइमली मैनर। फिर उन्होंने ई कार्ट अपना खुद का लॉजिस्टिक इंट्रोड्यूस किया था।
तो ये सब इनोवेटिव टेक्निक था यूज बाय द फ्लिपकार्ट इनेबल्ड देम टू रेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम। तो ये सब सुन के इन्वेस्टर लोग एकदम हक्का बक्का हो गए कि भाई बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। मार्केटिंग क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर इन्वेस्टर विल बी डीपली इंटरेस्टेड कि आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे कैसे। द मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कौन से मार्केट साइज को आप बेचने वाले हो। बच्चे लोग लेने वाले को प्रोडक्ट, अच्छा बूढ़े लोग लेने वाले, सब लोग लेने वाले, जवान मेल फीमेल, कौन लोग आपके प्रोडक्ट बेचने खरीदने वाले, तो मार्केट साइज बताना पड़ेगा। और कौन सा एरिया आप टारगेट कर रहे हो, पूरा इंडिया टारगेट कर रहे हो या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर स्टेट में आप बेचने वाले हो, वैसा। दिस कैन इंक्लूड प्रॉफिट ऑफ टारगेट कस्टमर बट वन शुड बी प्रिपेयर्ड विद आंसर क्वेश्चन अबाउट द how the promoter is planning to attract the customer. If a business is already selling goods, the promoter can also brief the investor about the growth of the future revenue. तो अगर ऑलरेडी आपका स्टैब्लिश है तो आप बता सकते हैं कि इतना इतना सेल्स था, आप देखो इतना इतना ग्रोथ हो चुका है मेरा, अब आप बताओ कि इस तरीके से मैंने मार्केटिंग सेल्स करके अपना अचीव किया, ये सब बताओगे। प्रोजेक्शन माइलस्टोन बताओगे कि इनकम स्टेटमेंट ये मेरा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कुछ है नहीं, आप रीड मारोगे, सिंपल सी बात है। अब देखो कंपटीशन आप बताओगे, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कंपटीशन इवन इफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर इज न्यू और यूनिक। न्यू यूनिक है तुम्हारा, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटर तो रहेंगे। तो इट इज नेसेसरी टू हाईलाइट इन द प्रीच प्रेजेंट एज टू हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस कैन डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। तुम्हारा सर्विस अमेजोन से कैसे अलग है, ये सब बताना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट फटाफट डिलीवर करेंगे, हमारा खुद का लॉजिस्टिक कंपनी होगा। फिर ये सब बताओगे आप, ये प्रोजेक्शन बताओगे, ये सब कंपटीशन कैसे, कॉम्पिटिटर्स को कैसे आप मात दोगे। तो टाइगर ग्लोबल जो आता है वेंचर, इसने इतना सारा पैसा दिया कि ये अमेजोन से टक्कर कर पाए, तब जाके फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बनी, ऐसे नहीं बन गई। तो आप बताओगे, आपके पास स्ट्रेटेजी तो होना चाहिए ना, बाद में पैसा डालने वाला डालेगा, आप बताओ तो सही ऐसे ऐसे आप करोगे, ये कॉम्पिटिटर को मात देने के लिए आपके पास ये सब स्ट्रेटेजी है, तो वो लोग पैसा डालेंगे, चलो इस स्ट्रेटेजी को फुलफिल करने के लिए इतना पैसा लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने बता दिया लॉजिस्टिक अपनी खुद की अब मैं ओपन करूंगा, तो वो लोग पैसा डालेंगे। फिर आपने अलग अलग चीजें और बता दी कि एक्विजिशन करेंगे हम लोग आगे चल के, तो ऐसे आपका खुद का डिलीवरी चैनल होगा, सब कुछ होगा आपका, तो वो सब बताना पड़ेगा, सो दैट लोग पैसा डालेंगे। तो ये सब बताना पड़ेगा, नेसेसरी टू हाईलाइट द प्रिंसिपल एज टू हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तो आपका तो सर्विस था, प्रोडक्ट ये तो था नहीं प्रोडक्ट बनना। इफ एनी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स हैव बीन एक्वायर्ड, कॉम्पिटिटर्स हैव बीन अक्वायर्ड देयर कंप्लीट डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपने किसी कॉम्पिटिटर्स को खरीद ही लिया पहले से ही, एक्विजिशन कर लिया, तो आप बताओ उसके बारे में। फिर बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, टर्म बिजनेस मॉडल वाइड टर्म डिनोटिंग कोर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस इंक्लूडिंग पर्पस, बिजनेस प्रोसेस, टारगेट कस्टमर, ऑफरिंग, स्ट्रेटजीज। बिजनेस मॉडल में सब कुछ आ गया आपका स्टार्ट टू एंड तक। फिर फाइनेंसिंग, आपने पहले से कहीं से पैसा रेस कर चुका है क्या। इट इज प्रिफरेबल टू टॉक अबाउट हाउ मच मनी हैज बीन ऑलरेडी बीन रेस्ड, बताएंगे आप, बताओगे आप पहले से कि इतना पैसा। आप जरूरी नहीं आप पहली बार प्रेजेंटेशन देने जा रहा, आप इसके पहले भी दे चुके हो, तो पैसा आपने पहले रेस कर चुका है, आप बताओ उसके बारे में। फिर इफ नो मनी हैज बीन रेस्ड टिल डेट, तो बताओ कि अब तक बिजनेस कैसे चल रहा है, तो कैन बी मेड रिगार्डिंग हाउ मच वर्क हैज बीन कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम फंडिंग दैट कंपनीज मैनेज टू रेस। इट इज ट्रू दैट इन्वेस्टर लाइक टू सी एंटरप्रेन्योर्स हु हैव इन्वेस्टेड देयर ओन मनी, और वो लोग को ये अच्छी बात लगती है कि इन्वेस्टर ने अपना खुद का पैसा लगा के बिजनेस चला। इफ अ प्रोमोटर इज पिचिंग टू रेस कैपिटल, ही शुड लिस्ट आउट हाउ मच ही इज लुकिंग टू रेस, हाउ ही इंटेंस टू यूज द फंड्स। तो उसको बताना पड़ेगा कि कितना पैसा इसको चाहिए प्रेजेंटेशन करने के बाद, और कितना, देखो ना आते शार्क टैंक में, हमको इतना पैसा चाहिए, इतना परसेंट इक्विटी के लिए। अब मैंने आपको बताया था ये सब प्रेजेंटेशन देने के बाद टाइगर ग्लोबल आया था। फिर उसके बाद कंपनी $1 1 बिलियन बन गई, यूनिकॉर्न स्टेटस मिला। तो यूनिकॉर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, यूनिकॉर्न क्या होता है, तो एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन जो अचीव कर लेता है $1 बिलियन था, जो फ्लिपकार्ट ने 2011-12 में अचीव कर लिया था। दिस टर्म वाज coined by the venture capitalist Alan Lay first time in 2013. Unicorn, a mythical एनिमल रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल रेयरिटी ऑफ सक्सेसफुल वेंचर्स। मतलब इसमें क्या आता है यूनिकॉर्न में, कि लोग बोलेंगे यार ये कंपनी जल्दी ग्रो नहीं होगी, और वो कंपनी ग्रो हो जाती है जिसका चांसेस बहुत रेयर होता है कि यार ऐसे तो बहुत सारे, बट उसका ग्रो होने का चांसेस बहुत कम लगा, फिर भी वो ग्रो के $1 बिलियन पहुंच जाएगी, तो बोलेंगे उसको यूनिकॉर्न, सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। और स्टार्टअप इज रेफर टू इज यूनिकॉर्न का फीचर्स आपको पूछेगा, यूनिकॉर्न क्या क्या होता है, मतलब किसको यूनिकॉर्न बोलेंगे। तो ऐसा प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, प्राइवेट कंपनी रहेगी, स्टार्टअप होगी, जिसका वैल्यूएशन रीच हो जाता है $1 बिलियन तक। एंड एम्फेसिस इज ऑन द रेयरिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ सच स्टार्टअप, कि ये जो स्टार्टअप है ना, इसका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही कम था, रेयरिटी था, फिर भी ये बन गया इतना बड़ा। एंड अदर कॉमन फीचर्स आर न्यू आइडियाज, डिसरप्टिव इनोवेशन, कंज्यूमर फोकस, हाई ऑन टेक्नोलॉजी। अलग आइडिया था ना कैश ऑन डिलीवरी वाला, आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा कैश ऑन डिलीवरी, आप 2007 में जाओगे ना, कैश ऑन डिलीवरी मतलब बहुत बड़ा रिस्क था कि यार प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है, आप प्रोडक्ट लेके पहुंच गए, अब 10 में से 5 लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो कितना उन लोग का डिलीवरी का चार्जेस वो सब जा रहा है, वेस्ट जा रहा है ना, कैश देगा ही नहीं वो प्रोडक्ट, बोलेगा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, छोड़ो हटाओ। तो रिस्क था ना उस टाइम पे, जो कि रिस्क इन्होंने लिया, तो आपको अभी नॉर्मल लग रहा है, बट उस टाइम पे नॉर्मल नहीं था ऐसे। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन केस द वैल्यूएशन ऑफ ए स्टार्टअप अगर स्लिप
स्टार्टअप सिर्फ लो डॉलर पर, मैंने आपको बोला वो $1 बिलियन के नीचे चले जाएगा तो स्टार्टअप बोलेंगे क्या उसको? नहीं बोलेंगे ना भाई। तो $1 बिलियन के नीचे चला गया, इट कैन लूज स्टेटस ऑफ यूनिकॉर्न, खत्म हो गया बात, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझा कि स्टार्टअप, अपन ने स्टार्टअप चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा कि पैसा कहाँ से लाओ। अपनों को जरूरत है याद करने की, स्टोरी से लगा दो ना, स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद पैसा रेस करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना था, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या तैयारी करना आपको समझ में आया, वो आपने डिस्कस कर लिया। और यूनिकॉर्न बन गया फ्लिपकार्ट, वो अपने को समझ में आया, ठीक है। अब अपन लोग आगे चीजें और डिस्कस करते हैं। अब तुमको पूछ सकता है कि मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग बताओ कि किस किस मोड से पैसा आ सकता है, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो सर अभी तो अपन ने पढ़ा कि फाइनेंस करने के अलग अलग तरीके, इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग, ये पढ़ा ना अपन ने यहाँ पे, इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग। हाँ, तो एक एक तरीका है। अब मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग मतलब बंडल कर दिया, एक एक बड़े, मतलब समझ लो हाई फाई लैंग्वेज। तो देखो, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, अंदर वही है, टेंशन की बात मत लो। अभी देखो, बूट स्ट्रैपिंग मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, आपने अपना खुद का ही पैसा यूज करके बिजनेस किया। मतलब कि आपने किसी से पैसा नहीं मांगा, आपने पहले तो स्टार्ट में अपना पर्सनल फाइनेंसिंग, ये जो फैमिली फ्रेंड्स, ये सबसे पैसा यूज किया, ठीक है। आपने घर का ही पैसा यूज किया ना, पर्सनल फाइनेंसिंग, फैमिली फ्रेंड्स। फिर उसके बाद उससे जनरेट हुआ जो बिजनेस में पैसा, उसी को यूज करके आगे बिजनेस किया, तो उसको बोलेगा बूट स्ट्रैपिंग आप कर रहे हो। अब देखो, अब इसमें जो अपन पढ़ेंगे ना, अपन पढ़ चुके हैं, टेंशन मत लो। देखो, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूट स्ट्रैपिंग when he or she attempts to start and build a company from personal finances or from the operating revenues of the company। या तो पर्सनल फाइनेंसेस और या तो फिर अपना ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द न्यू कंपनी जो अपन ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसी के ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो पैसा आ रहा है उसी को आप यूज कर रहे हो। अब देखो, कॉमन मिस्टेक देखो लोगों का, अगर लोग ना दूसरे से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तो खर्चा करने में तकलीफ नहीं होता उनको, ऐसा खर्चा करते रहते हैं, पैसा बहाते रहते हैं, जहाँ जरूरत नहीं वहां भी करेंगे। मार्केटिंग मार्केटिंग में समझ लो, यहाँ पे आपको मार्केटिंग नहीं करना चाहिए था, होर्डिंग्स नहीं लगाने चाहिए था, फिर भी आप लगा दोगे और पैसा बहुत है ना। बट जब आप खुद का पैसा यूज करते हो ना, तो आप सोचोगे यार रुक रुक के आराम आराम से पैसा यूज करोगे, कि नहीं भाई खर्चा हो जाएगा, पैसा कम पड़ गया, तो ऐसा। और दूसरे करेगा तो आप सोचते हो कि अरे दूसरा और आ जाएगा ना, टेंशन वो भी उधर से भी आ जाएगा, इधर से। तो a common mistake made by most founders is that they make unnecessary expense towards marketing, office and equipment they cannot really afford। अभी स्टार्ट किया बिजनेस, तो खरीद नहीं सकते हो, फिर भी खर्चा कर रहे हैं। सो इट इज ट्रू दैट मोर मनी एट द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस लीड्स टू कॉम्प्लेसेंसी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे अगर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट बाय स्टार्टर्स फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, अपने पैसे से आप अगर स्टार्ट करोगे, लीड्स टू कॉशियस अप्रोच। इट कप्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इनेबल द प्रोमोटर टू बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। तो जितना पैसा आप सोचोगे ना, तो रुक आराम आराम से उसको खर्चा करो, ऐसा नहीं कि बहा दो पानी के ऐसा। जब जरूरत पड़ेगा तो ही यूज करो, एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो ही उसको यूज करो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे। अच्छा जरूरी नहीं यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, चलो पैसा खर्चा कर दिया। तो जब खुद का पैसा लगा रहेगा तो आप ढंग से यूज करोगे। हियर आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच स्टार्टअप कैन बी बूटस्ट्रैप। अब देखो कैसा होता है, ट्रेड क्रेडिट अपन ने पढ़ा कि अपने को पैसा किसी से लेने की जरूरत नहीं, अपन ने वेंडर के साथ ही सेटिंग कर लिया कि भाई देखो, मैं पैसा आपको बाद में दूंगा, पहले आप मुझे माल दे दो, और जब मैं बेच दूंगा मेरे को पैसा आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो उनसे मैंने माल लिया और माल बेच भी दिया, और पैसे आने तक मुझे उनको कुछ देना नहीं पड़ा, तो उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट वेंडर फाइनेंसिंग का ही नाम है, और कुछ नहीं है। देखो, तो उनको कन्विंस तो करना पड़ेगा नहीं कि सर आप मुझे प्लीज, आपको जानते हो नहीं, तो क्या करोगे आप बोलोगे देखो ये मेरे को जानता है, ये आपको भी जानता है। मतलब एक थर्ड पर्सन आएगा बीच में, जो आपको भी जानता है और जो उस सप्लायर को भी जानता है। वो बोलेगा ये अच्छा इंसान है, मतलब इसका बिजनेस माइंड अच्छा है, आइडियाज अच्छे रहते हैं, इसका बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा, आप टेंशन मत लो सर, इसको माल दे दो क्रेडिट पे, ये बाद में बेच के आपको पैसा दे देगा। ट्रेड क्रेडिट इन शॉर्ट, 30 दिन का मैं पीरियड ले रहा हूँ कि भाई 30 डेज के लिए मुझे दे दे ऑफ, ठीक है। तो देखो, ट्रेड क्रेडिट व्हेन ए पर्सन इज स्टार्टिंग इज बिजनेस, सप्लायर्स आर रिलेक्टेंट टू गिव ट्रेड क्रेडिट। सप्लायर बोलेगा कौन है तू, पैसा मैं तेरे को क्यों माल दूं फ्री में, वो भी फ्री में, मतलब क्रेडिट पे क्यों माल दूं। तो दे विल इंसिस्ट ऑन पेमेंट ऑफ देयर गुड सप्लाइड आइदर बाय कैश और बाय क्रेडिट। बोलता है या तो अभी सप्लायर बोलेगा पैसा अभी दे के जा, या तो क्रेडिट कार्ड पे पैसा दे के जा, मतलब क्रेडिट कार्ड से स्वैप मार दे भाई, मतलब उसको तो पैसा मिल जाएगा ना। वो बोलेगा क्रेडिट, अब तुम बोलेगा यार मैं तो अभी नया नया, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो कैश तो कुछ तो पेमेंट करने मांगेगा वो। बट हाउ एवर अ वे आउट इन दिस सिचुएशन इज टू प्रिपेयर अ वेल डिफाइंड फाइनेंशियल प्लान। आप उसको ना अपना प्लान बता दीजिए, देखो सर आप मुझे अभी माल दोगे तो मैं ऐसा बेचूंगा, फिर आगे आके मैं ग्रो करूंगा, ये मेरा पूरा फाइनेंशियल प्लान है, तो टेंशन मतलब आपको आपका पैसा मिल जाएगा। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पे विजिट स्टेप टू द नेक्स्ट स्टेप इज टू पे अ विजिट टू सप्लायर ऑफिस। अब वो नहीं मान रहा, आप उसके ऑफिस में चले जाओ सप्लायर के। अगर बड़े लोग हैं लोग तो आप मतलब सीईओ को भेज दो आपके उनके ऑफिस में। तो इफ द बिजनेस ओनर इज स्मॉल, द ओनर कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड। अगर ऑन द अदर हैंड इफ बिग फॉर्म है तो सीएफओ चले जाए उनके ऑफिस में, कैन बी कॉन्टेक्टेड कन्विंस अबाउट द फाइनेंशियल प्लान।
तो पूरा का पूरा ये है सिस्टम की बात बोल रहा है कि आपको कन्विंस करना है किसको, सप्लायर को, कि प्लीज़ मुझे आप क्रेडिट पे माल दे दो क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है और आपको आपको किसी से लेना भी नहीं है। तो आपको बूटस्ट्रैप कर रहे हो ना, बूटस्ट्रैप कर रहे हो, तो जो पैसा उसी को यूज़ करके करना है। तो पैसा नहीं तो ये एक तरीका है तुम्हारा बूटस्ट्रैप करने का। कम्युनिकेशन स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट हियर। आपको बात करने का ढंग आना चाहिए, ढंग से आप उसको कन्विंस कर पाओ। आप इस तरीके से कन्विंस करोगे उसको ऐसा लगे कि बात में दम है। कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। द फाइनेंशियल प्लान हैज़ टू बी शोन, उनको बताना पड़ेगा, एक्सेल में दिखाओ, पूरा प्लान दिखाओ, ग्राफ व्राफ करके सब दिखाओ उनको। द ओनर और द फाइनेंशियल ऑफिसर हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द बिजनेस एंड नीड टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर ऑन क्रेडिट इन ऑर्डर टू लॉन्च द वेंचर। तो आप फर्स्ट ऑर्डर ही क्रेडिट पे ले लो और अगर वो बेच के उसको वो खुश हो गया तो वो तो आगे भी क्रेडिट पे देगा। तो सबसे पहला बात तो फर्स्ट ऑर्डर पे क्रेडिट पे लेना सीखो। इट विल ऑल्सो हेल्प टू गेट रेफरेंस ऑफ समवन नोन टू द सप्लायर। मैंने आपको बताया था ना कि अगर ऐसे भी नहीं बात हो रही तो तीसरे पर्सन को लगा जो आपको भी जानता है, जो सप्लायर को भी जानता है, वो आपके बारे में आके बोलेगा हाँ सर ये अच्छा इंसान है, ऐसा वैसा करके। इट विल ऑल्सो हेल्प टू गेट रेफरेंस ऑफ समवन नोन टू द सप्लायर हु कैन कन्फर्म योर क्रेडेंशियल इंटीग्रिटी। आप बताएगा ये सही इंसान है, ये ऐसा भागेगा नहीं पैसा लेकर आपके, एंड इफ पॉसिबल प्रोफेशनल कंपनीज भी उसके बता दे। द ओनर और फाइनेंशियल ऑफिसर में गिव हाफ द ऑर्डर ऑन क्रेडिट एंड बैलेंस ऑन डिलीवरी। इधर पे मेन ट्रिक ये है कि अपने को गुड्स जो है ना वो शिप उनसे ले लेना है एंड उसको बेच भी देना है बिफोर पेइंग टू देम। मतलब गुड्स उनसे लेना है क्रेडिट पे और बेच भी देना है बिफोर मैं सप्लायर को पे करूँ। मतलब यहाँ बेच के यहाँ से पैसा भी आ जाए फिर मैं उसको दूँ। तो ये आपको कुछ नहीं, क्रेडिट क्रेडिट का मतलब बता रहा है इंग्लिश में, और कुछ नहीं लिखा हुआ है जो हिंदी में बताया मैं आपको। तो कहाँ गए अपन लोग, हाँ। तो सो ट्रेड क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वन नीड्स। अब वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पैसा फंस जाता है जो, यही तो है, यही तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी। दिस इज स्पेशली ट्रू इन रिटेल ऑप्शन ऑपरेशंस। तो ट्रेड क्रेडिट एक तरीका हो गया आपका बूटस्ट्रैप करने का, ठीक है। फिर दूसरा तरीका फैक्टरिंग। अब आपने यहाँ से क्रेडिट पे ले लिया और आप भी बेच रहे हो माल क्रेडिट पे सामने वालों को, सो दैट लोग अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ भाई इधर से माल ले सकते हैं, 30 दिन का अपने को टाइम देता है। तो आपने जब बेचा तो आपको पैसा मिला नहीं, तो मैंने आपको फैक्टरिंग वाला बताया था कि फैक्टरिंग वाले में आप क्या करोगे, सामने वालों को बोलोगे, थर्ड पर्सन जो फैक्टरिंग का काम करता है उसको बोलोगे कि ये मेरा रिसीवेबल्स है, कितने करोड़ का था, 1000 करोड़ का, 1 करोड़ का था, 1 करोड़ का मेरा रिसीवेबल है, ठीक है। तो 90 लाख आप मुझे दे दो और जब ये पैसा आप वहां से वसूली कर लोगे तो आप 1000 करोड़ में से 90 लाख रख लेना आपका, 10 लाख मुझे दे देना, उसमें से अपना कमीशन भी काट लेना, ठीक है। तो उसी को फैक्टरिंग बोलते हैं कि आपके पास अभी पैसे की नीड थी, आपने तो माल क्रेडिट पे बेचा आपने, ठीक है, क्रेडिट पे लिया और क्रेडिट पे बेचा, तो क्रेडिट पे बेचा तो यहाँ से तो पैसा आने चाहिए, तब ना जाकर सप्लायर को पेमेंट करोगे, आगे का बिजनेस भी चलेगा, रन करेगा। तो उसको अपन लोग ने क्या बोला कि क्रेडिट पे रहने देते हैं, अपन दूसरे से पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो फैक्टरिंग दिस इज अ फाइनेंसिंग मेथड। इसमें पैसा किसी से लेना पड़ा क्या, वो तो उसको अपन ने दिया, वो फैक्टरिंग का काम ही है उसका। तो दिस इज अ फाइनेंसिंग मेथड वेयर अकाउंट रिसीवेबल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल्ड। अकाउंट रिसीवेबल अपन ने बेच दिया ना, अपना अकाउंट रिसीवेबल था 1 करोड़ का, तो मैंने उसको बेच दिया, बोला ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल है, पूरा तेरा हो गया, ठीक है। अब तो मुझे 90 लाख दे रहा है तो 10 लाख बाद में दे देना अपना कमीशन काट के, या पूरा का पूरा दे देगा तो अच्छी बात है। This is a financing method where accounts receivable of a business organization is sold to a commercial finance company to raise capital. The factor then gets hold of the accounts receivable। अभी उसके ऊपर होल्ड आ गया, कैसे भी मार वार के पैसा लेके आएगा वहां से, तो अकाउंट्स रिसीवेबल का होल्ड उसके पास हो जाएगा। अज्यूम द टास्क ऑफ द कलेक्टिंग, पूरा टास्क उसका ही है, कलेक्टिंग द रिसीवेबल एज वेल एज डूइंग द what would have been the paperwork. Factoring can performed on a non-notification basis. It means customer may not be told that their account be sold। कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि वो पैसा मेरे को दे रहा है या उसको दे रहा है। कस्टमर के हिसाब से तो पैसा मेरे को दिया कस्टमर ने, उसको नहीं पता चल गया मैंने उसका अकाउंट रिसीवेबल भेज दिया। However, there are merits and demerits to factoring. The process of factoring may reduce cost for such business organization for business, or it can reduce cost associated with the maintaining account receivable। अभी देखो मेरा काम खत्म हो गया, मैं अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करूँ, फिर पैसा लेने के लिए उधर बार बार जाऊँ, फिर ये सब इतना सब मेरा ये सब झंझट मारी खत्म हो गया कि बार बार कॉल करो भाई पैसे दे दे पैसे दे दे, तो ये सब कॉस्ट रिड्यूस हो गया मेरा। Maintaining such receivable as bookkeeping, collection, credit verification. If comparisons can be made between these cost and fee payable to the factor, in many cases it has been observed that it is fruitful to use the financing method। तो अपने को वो सब मेंटेन करना को उसका कॉस्ट अगर अपन कंपेयर करके फैक्टरिंग वाले को ही अपन लोग कमीशन दे देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, अभी कभी पैसा मिल जाएगा और अपना टेंशन भी ये सब खत्म हो जाएगा। तो अपन देखें कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू अपने को मेंटेन करना, अकाउंट रिसीवेबल का डेटा मेंटेन करना, फिर अच्छा इससे पैसा लेना, बाकी इसको 30 दिन के बाद याद दिलाना, अच्छा इसको आज बेचा था, इसको इतने तारीख को याद दिलाना। तो ये सब झंझट मारी खत्म करो, डायरेक्ट फैक्टरिंग से पैसा ले लो, ठीक है। In addition to reducing internal cost of a business, factoring also frees up money that would otherwise be tied to receivables।
This is especially true for a business that sell to the other business or to government, that there are often long delays in payment that दिस वुड ऑफसेट दिस मनी। अभी देखो कुछ कुछ होता है 30 दिन बोलते हैं, बट 30 दिन का पैसा नहीं दिया तो वो उनका भी लुकआउट है, वो लोग पेमेंट कैसे भी करके उनसे रिसीव करेंगे। दिस मनी कैन बी यूज टू जनरेट प्रॉफिट थ्रू अदर रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। फैक्टरिंग कैन बी वेरी यूजफुल टूल फॉर रेजिंग मनी एंड कीपिंग कैश फ्लोइंग। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि फैक्टरिंग, अगर आपको ये लिखा आएगा कि व्हाट इज द मेथड टू, व्हाट इज द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो बूटस्ट्रैप अलग से आता है। ऐसा नहीं आएगा कि तीनों के तीनों ही लिखना है। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क के लिए एक ही आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, ऐसा सब कुछ नहीं आएगा। तो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में बूटस्ट्रैपिंग बोलेगा ये। अच्छा, ये बहुत पॉपुलर है, क्वेश्चन आता ही रहता है, बूटस्ट्रैपिंग बताओ मेथड ऑफ मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में। तो 3 लिखोगे, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और आपको लीजिंग। अभी लीजिंग मतलब क्या होता है, अगर आप अभी अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीद सकते हो, हैवी अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो, तो लीज पे ले लो ना, रेंट पे ले लो, जो भी है। आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो पूरा का पूरा एक मॉल एक ही साथ खड़ा करने का है, मेरे को पूरा का पूरा मॉल खरीदना है, या तो पूरा का पूरा एक मतलब समझ लो इतना, मतलब समझ लो कि आपको 2-3 BHK का रूम लगने वाला है, ठीक है, तो उतना मैं खरीदूंगा, उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा। रेंट पे ले लो ना, 2-3 BHK खरीदने में इतना करोड़ों रुपए जाएगा, इससे अच्छा आप क्या करो, रेंट पे ले लो। तो लीजिंग एक प्रॉब्लम आपका सोल्व कर सकता है जिससे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अनदर पॉपुलर मेथड ऑफ बूटस्ट्रैपिंग इज टू टेक द इक्विपमेंट ऑन लीज रेदर देन परचेजिंग। अब मशीनरी वशीनरी लगने वाला है समझ लो, तो मशीन को लीज पे ले लो, रेंट पे ले लो। इट विल रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट नहीं लगेगा आपका, एंड हेल्प लेसी पर्सन टेक द असेट ऑन लीज टू क्लेम एग्जिम्पशन, और आपको खर्चा भी क्लेम करने मिलेगा। सो इट इज बेटर टू टेक अ फोटोकॉपी मशीन एंड ऑटोमोबाइल और ऑन वैन ऑन लीज टू अवॉइड पेइंग आउट लमसम मनी विच इज नॉट ऑन फिजिबल एट ऑल फिजिबल फॉर स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको एग्जांपल नीचे दे दिया है। कुछ आपको ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है तामझाम, आपको सिंपल लिखना है। लीजिंग में क्या करने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका रिड्यूस हो जाएगा, आप नॉर्मल लीज पे ले सकते हो, आपका जो लमसम अमाउंट में खर्चा होने वाला वो नहीं होगा, इससे अच्छा छोटा मोटा थोड़ा मोटा खर्चा होता जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता जाएगा। फिर फैक्टरिंग का आपको पता है, आप फैक्टरिंग में लिख दोगे, दो बार अपन फैक्टरी डिस्कस कर लिए कि आपको पैसा इंस्टेंट मिल जाएगा 80 to 90%। वो भी डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपका लाइव वो जो रिसीवेबल्स आपका जो आने वाला पैसा वो कितने टाइम में आने वाला। अगर वो 90 डेज का, तो वो फैक्टरिंग वाला जो सामने वाला बंदा वो आपको उतने उसके बेसिस पे पैसा देगा कि 80% देगा, 85% देगा, कितने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो रहा है। अगर समझ लो 30 दिन के अंदर पैसा है तो 90% आपको पैसा देगा, 95% दे देगा। तो फैक्टरिंग वाला एक हो गया, और एक आपका ट्रेड क्रेडिट वाला फेमस जो फ्लिपकार्ट को काम आया था, ठीक है। तो एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो गया एंजल इन्वेस्टर। अब देखो इनका नाम ही एंजल है, एंजल नाम किसी को ऐसे जल्दी मिल नहीं जाता है। तो एंजल नाम इसके लिए ऐसा बोला कि ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो आपके बिजनेस को नहीं, आपके चेहरे को देख के आपको पैसा देंगे। मतलब ये बंदा अच्छा है, चलो ठीक है, मेरा दोस्त है, फैमिली, ये लोग आपके फैमिली फ्रेंड्स ये लोग में से ही होते हैं। तो ये लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि प्रॉफिट ऐसा सोच के कि मुझे मतलब कल को जाके अगर बिजनेस डूब भी जाएगा तो आपका गला नहीं पकड़ेंगे ये लोग। ऐसा मतलब एंजल इन्वेस्टर लोग, ये लोग अच्छे लोग होते थे, दिल के अच्छे लोग होते थे, वैसा पैसा डालते हैं लोग। देखो अभी एंजल इन्वेस्टर के बारे में बात करें अपन लोग, तो एंजल इन्वेस्टर दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर। और ये लोग ना सोचते, ये लोग छोटे छोटे बिजनेस को सोचते हैं कि ये लोग ग्रो हो जाए। आइडिया है तुम्हारे पास तो अच्छे, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वो लोग बोलेंगे चलो ठीक है मैं आपको पैसा दूँ, आपको हेल्प करता हूँ आपका बिजनेस ग्रो करने में। और फिर एक बार आप ग्रो हो गए तो फिर छोड़ देंगे वहाँ पे, चलो ठीक है अब आप ग्रो हो जाओ। आपको बूस्ट देने के लिए ये लोग आते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स ऑफन एंजल इन्वेस्टर अमंग्स एंटरप्रेन्योर्स के फैमिली फ्रेंड्स ही लोग होते हैं, वही लोग तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे, दूसरा कौन करेगा। तो द कैपिटल एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मे बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू हेल्प द बिजनेस। और ऐसा नहीं होगा जिंदगी भर आपको करते रहेंगे हेल्प, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल डाल रहे हैं लोग, हर बार नहीं पेट्रोल डलाएंगे लोग। तो कैपिटल एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मे बी वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा टू हेल्प द बिजनेस प्रोपेल और ऑन गोइंग इंजेक्शन। आप बोलते हो ना कि अगर यार ये स्टार्ट में मुझे हेल्प नहीं किया था तो मेरा बिजनेस नहीं चलता था, तो वो लोग एंजल इन्वेस्टर, क्या आप बोलते इनके बिना मेरा ये स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो वो लोग एंजल इन्वेस्टर हो गए। हेल्प द बिजनेस प्रोपेल ऑन गोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी टू सपोर्ट एंड कैरी द कंपनी थ्रू इट्स डिफिकल्ट अर्ली स्टेज। तो स्टार्ट में तो डिफिकल्ट अर्ली स्टेज होता है, तो उस टाइम पे ये लोग पैसा देंगे। एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स कंपेयर टू अदर लेंडर्स। ये लोग एकदम फ्लेक्सिबल रहता है, ऐसा जरूरी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे कि नहीं कमाया तो ऐसा दे देना, मेरे को पैसा कैसे भी करके ला के दो, ये सब ऐसा नहीं होता है लोग का। सिंस दे यूजली इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग द बिजनेस रेदर देन वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट कर रहे लोग, वायबिलिटी ऑफ बिजनेस में नहीं कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, नहीं भाई तू कर रहा है तू कर, मैं पैसा दूंगा, ऐसा। एंजल इन्वेस्टर्स आर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग स्टार्टअप्स टेक देयर फर्स्ट स्टेप्स रेदर देन पॉजिटिव प्रॉफिट दे मे गेट फ्रॉम द बिजनेस। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हेल्प करते हैं कि भाई तू स्टार्ट कर रहा है, चल तू फर्स्ट स्टेप ले, ना कि इनका प्रॉफिट मोटिव रहता है।
दिस मेक्स देयर अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटलिस्ट लोग प्रॉफिट के लिए आते हैं और ये लोग नहीं, ये लोग पहले आएंगे आपको हेल्प करेंगे, उसके बाद ही प्रॉफिट का बाद में सेकंड आएगा इनका। एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर बोल देंगे अपन लोग इसको। एंजल फंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर, सीड इन्वेस्टर, सीड मतलब बीज बो रहे आपका पहले स्टार्ट में, और बिजनेस एंजल्स। दे आर एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स हु इंजेक्ट कैपिटल फॉर स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टिबल डेट। या तो कन्वर्टिबल डेट ले लेंगे या तो इक्विटी ले लेंगे, कि इक्विटी ले लेंगे आपके कंपनी में, या तो फिर कन्वर्टिबल डेट ले लेंगे कि जो डेट है आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो, ओनरशिप टाइप। सम एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट थ्रू क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, आप जानते भी नहीं हो, उन्होंने आपको पैसा दे दिया, तो क्राउड फंडिंग के थ्रू आपने दे दिया उन्होंने वेबसाइट के थ्रू। बिल्ड एंजल इन्वेस्टर नेटवर्क टू पुल इन कैपिटल। एंजल इन्वेस्टर टिपिकली यूज देयर मनी अनलाइक वेंचर कैपिटल हु टेक केयर। अभी एंजल इन्वेस्टर लोग खुद का पैसा यूज करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि 4-5 लोग इन्वेस्टर लोग मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, फिर एक कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी, तो ट्रस्ट कंपनी बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, एंजल इन्वेस्टर खुद का पैसा अपने जेब से डाल देगा आपके अकाउंट, आपके business man. Unlike venture capital who take care of pooled money from many other investors and place them in a strategically managed fund. True angel investor usually represent individuals, the entity, ऐसा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में। The entity that actually provide the fund may be limited। बोला एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स होते हैं, बट ये अपनी कंपनी के थ्रू आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, एलएलपी के थ्रू पैसा का। अभी जैसे मेरी समझ लो मैंने एक कंपनी खोला हुआ है, अब मेरे को किसी का हेल्प करना है, तो मैं अपने कंपनी के अकाउंट के थ्रू उनको पैसा दूंगा, तो बट मैं हूँ तो इंडिविजुअली ना, वैसा। इन्वेस्टमेंट फंड अमंग मेनी अदर काइंड्स ऑफ व्हीकल। एंजल इन्वेस्टर हु सीड स्टार्टअप दैट फेल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज लूज देयर इन्वेस्ट। अभी देखो स्टार्टअप में पैसा डाल दिया, बट हो सकता है वो बिजनेस बंद भी हो जाए, तो कभी कभी क्या होता है पैसा उनका लूज हो जाता है। तो कुछ कुछ जो प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर लोग होते हैं वो लोग मौका देखते रहते हैं कि कब मैं एग्जिट मार सकूँ। अगर समझ लो कंपनी ने आईपीओ निकाल दिया, तो आईपीओ के टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, शेयर बेच के निकल जाएंगे, या एक्विजिशन कर लिया किसी ने, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे एग्जिट स्ट्रेटजी ये लोग देखते रहते हैं कि कब मिले मौका तो अपन निकल जाएंगे। अपन ने ये लोग को ग्रो करवा दिया, अब अपन निकल लेते हैं, ठीक है ऐसा। तो एंजल इन्वेस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना छोटा सा ही है कि ये लोग आपको देख के पैसा देते हैं, ना कोई बिजनेस को देख के देते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, कोई स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं रहता है। और ये लोग को एग्जिट, ये लोग है तो इंडिविजुअल्स, बट अपने कंपनी के थ्रू आपको पैसा देंगे। और ये लोग कभी भी आपको मतलब ऐसा एग्जिट, ये लोग पैसा लूज भी कर देंगे तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। और ये लोग मौका देखते रहते हैं कि कब, अब जब तुम लोग एक स्टार्ट में आ गए, सीड मनी देते हैं लोग, बीज बोते हैं आपका आइडिया को, हेल्प करते हैं कि वो आगे ग्रो हो जाए, और एंड में जब मौका मिलेगा निकल जाएंगे लोग, ठीक है। अब लास्ट वेंचर कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। तो अपन ने वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ा था कि कुछ 4-5 इन्वेस्टर, मतलब समझ लो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग होंगे, ये लोग पैसा मिलके एक ट्रस्ट या कंपनी बनाएंगे, उसमें पैसा डालेंगे, फिर ये ट्रस्ट कंपनी आगे जाके अलग अलग स्टार्टअप्स में पैसा डालेगी, तो इसको अपन लोग बोलेंगे वेंचर कैपिटल। ये व्हीकल एक बनाएंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन लोग वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल फंड मीन्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट मैनेज फंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग इन्वेस्टर लोग होते हैं, तो इसमें पैसा डालेंगे, तो ये वेंचर कैपिटल मैनेज कर रहा है ना सबका पैसा। तो वही भी लिखा हुआ है, वेंचर कैपिटल फंड मींस इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट मैनेज फंड्स ऑफ इन्वेस्टर सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप, जिनको इन्वेस्टर लोग को पैसा डालना है स्टार्टअप्स में, एंड बिजनेसेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल इज मनी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स हु alongside मैनेजमेंट इन्वेस्ट इन यंग rapidly growing companies that have the potential to develop into significant economic contributors। तो वेंचर कैपिटल लोग जनरली कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोइंग कंपनी फाइनेंस करेंगे, जहाँ पे न्यू और ग्रोइंग कंपनी है, परचेस करेंगे, उनकी इक्विटी खरीदेंगे वो लोग, और असिस्टेंट डेवलप। और ऐसे नहीं कि देखो टाइगर ग्लोबल आया था, वो वेंचर कैपिटलिस्ट था फ्लिपकार्ट में, तो वो सिर्फ आया था पैसा देने के लिए नहीं, वो हेल्प भी करेगा, डेवलप करने के लिए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो उनको डेवलप किया करके दिया था ना सर्विसेज, ई कार्ट लाओ, लॉजिस्टिक अपनी खुद की डेवलप करो, वेयर हाउस मैनेजमेंट, वो सब अलग अलग वेयर हाउस सेटिंग किया। तो ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव रहते हैं वो लोग, ऐसा नहीं पैसे देके गायब हो जाएंगे। इक्विटी खरीदे ना, ओनर बने ना, तो ओनर बनेंगे तो एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, तो सब कुछ डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे वो लोग। तो ये पूरा वेंचर कैपिटलिस्ट का बारे में। अभी सिंपल देखो वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे कैसे देते हैं, पहले तो देखिए स्टेजेस ऑफ फंडिंग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि टाइगर ग्लोबल ने हर एक राउंड में उसको हेल्प किया। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले ये लोग सीड मनी देंगे। अगर किसी को आइडिया आता है तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, मतलब आइडिया वो आगे चल के उस ग्रो होने वाला है, उसका कुछ मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उस टाइम पे पैसे लगाना, मतलब कि चेक करना कि आइडिया काम करेगा भी कि नहीं करेगा, उसको बोलेंगे सीड मनी। तो लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव एन आइडिया। फिर स्टार्टअप, अब
सेकंड स्टेज होता है तुम्हारा स्टार्टअप। अर्ली स्टेज फर्म्स दैट नीड फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब तुमको ऐसा लगा कि हाँ मेरे पास बिजनेस प्लान है, मेरा आइडिया काम करेगा, अब तुमको ये पता चल गया अब काम करेगा। अब उसके पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं सीड मनी। फिर आपको पता चला प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, इसका ये यहाँ यहाँ पे अपन बेच सकते हैं, ये मेरा मार्केट साइज रहेगा, सब कुछ कर लिया आपने, सीड मनी पैसा लगा उतना उतना आपने स्टडी कर लिया। अब सेकंड स्टेज होगा कि आप प्रोडक्ट को डेवलप करो और फिर मार्केटिंग करो, बेचो उसको, तो उसको बोलेंगे स्टार्टअप। अब ये 2 राउंड होगा। ये जनरली वीसी लोग होते हैं वो यहाँ पे नहीं आते, फर्स्ट राउंड में डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एंजल इन्वेस्टर, आपको खुद के पास पैसा होता है, वो सारी चीज़ें रहती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली नहीं आते, फिर भी बता रहे कोई कोई वीसी होता है यहाँ से स्टार्ट करेगा, बेसिक से स्टार्ट करेगा। फिर फर्स्ट राउंड में आपका सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग करना है, यूज आपके पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे फर्स्ट राउंड में आपको पैसा देगा। सेकेंड राउंड में कब देगा, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, आपको बिग बिग ऑफर्स आ रहे, ऑर्डर्स आ रहे, तो आपको फुलफिल करना है, तो वर्किंग कैपिटल की नीड है, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग इन प्रॉफिट। तो ऑर्डर आ रहे बट प्रॉफिट में अपने को कन्वर्ट करना है उसको, तो अपने को उस हिसाब से मार्केटिंग एंड ऑल ये सब करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपका सेकंड राउंड में ये लोग पैसा देंगे। थर्ड राउंड में आपने अब अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है, अब आपको क्या करना है, ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए आप एक्विजिशन कर रहे हो, जैसे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया, तो टाइगर ग्लोबल ने पैसा दिया था एक्वायर करने के लिए, जो भी है, और भी वेंचर कैपिटल लोगों ने पैसा दिया था, तो उस टाइम पे भी ये लोग पैसा करेंगे। मेजनाइन फाइनेंसिंग उसको बोलते हैं। दिस इज एक्सपांशन मनी फॉर अ न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी, कि एक्सपांड करो आप, दूसरों को और खरीदो, एक्विजिशन कर लो, मर्जर कर लो, उस तरीके से। फिर फोर्थ राउंड में आप आईपीओ निकालो अपनी कंपनी का और लिस्ट हो जाओ, पब्लिक से पैसा लो, ठीक है। तो या तो फिर दूसरों को बेच दो अपने आप को, या 77% जैसे फ्लिपकार्ट ने बेच दिया, तो उस टाइम पे भी आपको थोड़ा पैसा चाहिए रहता है। जैसे आईपीओ निकालना है तो आपको उस टाइम पे बहुत सारे पैसे लगते हैं आईपीओ निकालने के लिए। तो फोर्थ राउंड में ऑल्सो ब्रिज फाइनेंसिंग इसको बोलेंगे। अब ब्रिज फाइनेंसिंग मतलब जो गैप पड़ रहा है ना, जो मतलब आईपीओ आने वाला है और आईपीओ आने में आप आईपीओ निकालने वाला, अभी 6-8 महीना बचा, तो 6-8 महीने में जो खर्चा लगने वाला, तो ब्रिज फाइनेंसिंग उसको बोलेंगे, गैप को फुलफिल करके। इट इज इंटेंडेड टू फाइनेंस द ऑन गोइंग पब्लिक प्रोसेस, तो पब्लिक प्रोसेस होने वाला है, आईपीओ में जाने वाला है, तो फोर्थ राउंड। तो फर्स्ट स्टेज बोलेंगे सीड मनी, बीज डाल रहे हैं अपन लोग, फर्स्ट वाला फिर उसके बाद बोलेंगे स्टार्टअप, फिर 1 2 3 4 राउंड हो जाएगा। फर्स्ट अपन सीड मनी में देखें, मिनिमम पीरियड जो होगा 7 to 10 ईयर्स का, स्टार्टअप में 5 to 9 ईयर्स, फर्स्ट स्टेज में 3 to 7 ईयर्स, सेकंड स्टेज में 3 to 5, थर्ड स्टेज में 1 to 3 ईयर्स, एंड फोर्थ स्टेज में 1 to 3 ईयर्स का पैसा आप लगाओगे। अब रिस्क परसेप्शन देखो, अगर स्टार्ट में ही डाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है कि ये काम भी करेगा, आइडिया काम भी करेगा कि नहीं करेगा। स्टार्टअप में वेरी हाई रहेगा, यहाँ पे एक्सट्रीम रहेगा, यहाँ पे वेरी हाई रहेगा। फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा हाई रहेगा, सेकंड स्टेज में सफिशिएंटली है कि अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, थर्ड स्टेज में मीडियम रहेगा, और फोर्थ स्टेज में तो आईपीओ में जाने वाला तो लो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो अपन ने ऊपर पढ़ा वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वीसी, तो वेंचर कैपिटलिस्ट कब कब स्टेज में, कौन कौन से स्टेज में आपको पैसा देंगे। तो 1 2 3 4 स्टेज, तो उसके पहले भी 2 स्टेज रहता है जहाँ पे सीड मनी और स्टार्टअप रहेगा। सीड मनी में आपका आइडिया को चेक करना है, और स्टार्टअप में आपका प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना है, मार्केटिंग करना है। फर्स्ट राउंड में आप स्टार्ट कर रहे हो अपना सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब करना है। सेकंड राउंड में आपको वर्किंग कैपिटल की नीड है, और ऑर्डर आ रहे हैं, प्रॉफिट में टर्न करना है आपको। थर्ड राउंड में आप मर्जर इक्वेशन करके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो। फोर्थ राउंड में आप आईपीओ पे जा रहे हो। सिंपल सा कुछ है इसमें नहीं, स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वीसी। फिर इसके बाद बोल रहे हैं वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट को लाया था तो इनको बेनिफिट क्या हुआ था। तो देखो अलग अलग स्टेज में तुमको पैसा देते रहते हैं ये लोग। तो अपन ने देखा था यहाँ पे, देखो वेंचर कैपिटलिस्ट जो टाइगर ग्लोबल था, फ्लिपकार्ट में आया था, तो उसने अलग अलग स्टेज पे पैसा दिया। तो देखो वेंचर कैपिटलिस्ट में भी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग शुड इट बी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए अलग अलग राउंड पे आपको पैसा चाहिए, तो ये बेनिफिट एक है आपको। और स्टार्ट में तो आपको इक्विटी देते ही, ये लोग इक्विटी लेके पैसा देते हैं। तो इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस विच प्रोवाइड्स अ सॉलिड कैपिटल बेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो ये दो तो आपको पता है कि एक अभी स्टार्ट में पैसा देंगे, और आगे चल के भी आगे अलग अदर राउंड में भी आपको पैसा देंगे। दो चीज होगी कंफर्म। अब तीसरा, वो लोग एक्टिव रहेंगे आपके बिजनेस में, आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते रहेंगे कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है। तो देखो द वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वाला पॉइंट देखो, द वेंचर कैपिटलिस्ट इज एबल टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस टू द कंपनी बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि ये लोग एक ही कंपनी में, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए, इसके पहले भी अदर कंपनी में इन लोग ने इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनका काम ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना, तो उनको पता रहता है यहाँ पे तकलीफ आती है, यहाँ पे तकलीफ आती है।
तो अब तकलीफ आने के टाइम पे कौन से किससे डील करना है, इनको ये सब इनके और भी नेटवर्क से रहते हैं कि अच्छा आपको इस जगह पे तकलीफ, सेल्स में तकलीफ आ रही है, मार्केटिंग में तकलीफ आ रही है, तो ये हमारा बंदा ये अच्छा मार्केटिंग करता है, तो नेटवर्क्स रहते हैं उनके। तो यहाँ पे वेंचर कैपिटल ऑल्सो नेटवर्क ऑफ कॉन्टेक्ट इन मेनी एरियाज दैट कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। तो अपने को ये समझ में आता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट अपने को स्टार्ट में पैसा देगा और बीच में जरूरत पड़ा तो भी पैसा देगा, तो स्टार्ट में पैसा देगा और बीच में जरूरत पड़ा तो भी पैसा देगा, सिंपल सी बात। फिर सिर्फ पैसा नहीं देगा, अपने को एडवाइस भी देते रहेगा, वो ओनरशिप लेता है क्योंकि, तो अपने को एडवाइस भी देते रहेगा, प्रैक्टिकल एडवाइस पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि सेम सिचुएशन उन्होंने फेस कर चुकी है। फिर उस और उनको पता रहता है इससे बाहर कैसे निकलना है, तो उनके नेटवर्क्स रहते हैं अलग अलग। तो वेंचर कैपिटलिस्ट अलग अलग नेटवर्क रहते हैं, कॉन्टेक्ट रहते हैं इन मेनी एरियाज दैट कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। सिंपल, इतना समझ में आता है। अब आगे देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवार्ड। तो आप अकेले नहीं हो रिस्क शेयर कर रहे हो, वो भी तो पैसा डाल के रखा है आपके बिजनेस में, तो वो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों शेयर करेगा। तो वेंचर कैपिटलिस्ट के आने के ये बेनिफिट होता है कि आपको अकेले को रिस्क नहीं लेना है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस पार्टनर शेयरिंग बोथ रिस्क एंड रिवार्ड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट आर रिवार्डेड विद बिजनेस सक्सेस एंड कैपिटल गेन। तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा वेंचर कैपिटलिस्ट को, जब फ्लिपकार्ट देखो इतना बड़ा हो गया, 77% हिस्सा बिका $16 बिलियन में, तो उसमें से इसको भी तो मिला ना, ग्लोबल टाइगर ग्लोबल को, तो उन्होंने अपना बेचा, तो वो भी तो, उनको भी तो कैपिटल गेन हुआ, उन्होंने डाला कितना था और निकाला कितना एंड में, कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना उनको एंड में मिला। तो एक ये बेनिफिट हुआ उनको भी और अपने को भी कि रिस्क अपने को अकेले नहीं झेलना पड़ा। फिर इसका वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपनी फॉर आईपीओ। और उनको तो पता रहता है क्योंकि वो हर एक कंपनी को आईपीओ तक पहुंचाते हैं, तो उनको पता रहता है कि आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है, तो वो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा आपको। ऑफ इट शेयर्स ऑन टू द स्टॉक एक्सचेंज और ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज सच एज नेस्डैक। अगर बाहर आपको लिस्ट होना तो वो भी बताएंगे, और इंडिया में लिस्ट होना तो भी बताएंगे, ये सब हेल्प करेंगे आपको। दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल। तो सिंपल सा था, पॉइंट कुछ था नहीं इसमें। अगर आप, ये आ जाता है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन कि अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को आप लेके आ रहे हो अपने बिजनेस में, वेंचर कैपिटलिस्ट को अगर बिजनेस में लेके आ रहे हो तो एडवांटेजेस बता दो। तो पहले स्टार्ट में अभी पैसा देंगे आपको, फिर एंड में बीच में आपको जरूरत पड़ेगी तो भी पैसा देंगे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी आपको पैसा देते रहेंगे, सिंपल। तो तीसरा अपन बोलेंगे कि आप, ये लोग के पास एक्सपीरियंस रहता है, स्ट्रेटेजी रहती है, एडवाइस रहता है, तो अपने को ये भी देंगे क्योंकि ये लोग ने ओनरशिप ली कंपनी में। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे इनको पता रहता है कहाँ पे तकलीफ आएगा, तो तकलीफ आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी, नेटवर्क इनको पता है, इनके पास बहुत सारे नेटवर्क रहते हैं कि अगर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पे आ जाएगा, सेल्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो ये आ रहा है, तो उसके लिए भी ये लोग आपको हेल्प करेंगे। तो 4 पॉइंट अपना हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका। फिर उसके बाद ये लोग आप अकेले नहीं, ये भी आपके साथ है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सब शेयर करने के लिए। फिर उसके बाद इनको तो पता है आईपीओ कैसे निकालने का, तो आईपीओ में हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद एंड में आपका फैसिलिटेट कर सकते हैं ट्रेड सेल। सिंपल हो गया आपका। एडवांटेजेस हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली कौन होते हैं, क्या होता है, और स्टेजेस ऑफ फंडिंग कैसे आपको ये लोग फंड करते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, बोलेगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता दो वेंचर कैपिटल की। तो ये लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते। तो द फंड वुड इन्वेस्ट, फंड मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट लोग वुड इन्वेस्ट विथ लॉन्ग टर्म ओरिजिन इन माइंड, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आते। देखो टाइगर ग्लोबल एंड तक था, तो मिनिमम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी 3 years एंड मैक्सिमम पीरियड 10 years रहेगा। लैक ऑफ लिक्विडिटी, इनको पता रहता है कि ये अभी जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये तो आईपीओ, ये जरूरी नहीं है लिस्ट ही होगी कल को जाके कंपनी, शेयर्स इनके ट्रेड होंगे मार्केट में, तो हम जाके अपना शेयर्स बेच देंगे क्योंकि इन्होंने शेयर लिया ना, कंपनी में हिस्सा लिया। तो इनको पता रहता है लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब हम लोग कभी भी, जैसे आज तुमने टाटा का शेयर खरीदा बेच दिया, टाटा में शेयर खरीदा मतलब इन्वेस्टमेंट किया टाटा कंपनी में, और उसको इन्वेस्टमेंट ही बोलेगा। भले आपने एक शेयर खरीदा टाटा कंपनी में, टाटा कंपनी को आपने पैसे दिए, इन्वेस्ट किया, फिर आप कल चाहो तो बेच सकते हो, तो लिक्विडिटी रहती है। बट इस कंपनी में, ये तो स्टार्टअप, इसमें लिक्विडिटी नहीं रहती, इनको पता रहता है। तो ये लोग हाई प्रीमियम थोड़ा चार्ज करते हैं कि हम लोग जब एग्जिट करेंगे तो अगर हम लोग बेच ना पाए थ्रू, तो आप खरीद लोगे और इतना आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ रिटर्न इनको फिक्स रहता है इनका। तो व्हेन वीसी इन्वेस्ट इट टेक्स इनटू अकाउंट द लिक्विडिटी फैक्टर को लोग ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, इट अज्यूम्स दैट देयर वुड बी लेस लिक्विडिटी ऑन द इक्विटी इट गेट्स एंड अकॉर्डिंगली इट वुड बी इन्वेस्टिंग इन दैट फॉर्मेट। उसी हिसाब से लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। दे ऐड एन इलिक्विडिटी प्रीमियम इन द प्राइस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न, तो उस हिसाब से ये लोग प्राइस उसमें ऐड कर देंगे लोग। रिस्क तो इनको पता है, हाई रिस्क रहता है, तो उनको कोई टेंशन की बात नहीं, ये लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। तो वीसी वुड नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। हाई रिस्क लेते तो हाई रिटर्न भी मिलेगा। फ्लिपकार्ट देखो स्टार्ट में हो सकता था डूब सकता था, बट हाई रिटर्न देखे क्या। सो हाई रिस्क वुड नॉट एलिमिनेट द इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर अ वेंचर कैपिटल। तो रिस्क है इसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट ना करूँ, तो ऐसा ये लोग नहीं सोचते। इक्विटी पार्टिसिपेशन लेंगे, सिंपल सी बात है, ओनरशिप उनको चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वीसी वुड बी इन्वेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी, दिस वुड हेल्प द वीसी पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो उससे वीसी क्या करेगा वेंचर कैपिटलिस्ट,
मैनेजमेंट में भी आपके आ सकता है कि अब मैं तो ओनर हूँ ना, तो आपके मैनेजमेंट में भी घुस सकता हूँ। सीईओ देखो, उनको उन्होंने अपना कल्याण कृष्णमूर्ति अपना सीईओ वहाँ पे बिठा दिया था कंपनी में। तो मैनेजमेंट में पार्ट लाइक हेल्प द कंपनी टू ग्रो। Besides, a lot of board decision can be supervised by the VC if they participate in the equity of a company and have a board seat। तो बोर्ड में उनका एक आदमी होगा, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन लेने में। तो 4 पॉइंट आपका होता है कि लैक, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, उनको पता है शेयर अपन लैक ऑफ लिक्विडिटी, शेयर अपन कभी भी बेच नहीं सकते, हाई रिस्क रहता है, एंड आपको पता है इक्विटी पार्टिसिपेशन तो लेते हैं। तो आपको पता है वेंचर कैपिटलिस्ट लोग इक्विटी के लिए आते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, 2 पॉइंट तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर लिक्विडिटी, अब इक्विटी जो लेके आए उसका बेच नहीं सकते, तो लैक ऑफ लिक्विडिटी, और रिस्क तो रहता ही है, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, अब ये होता कैसे है, देखो ऐसे ही नहीं कि आप चले गए वेंचर कैपिटल आप पैसा आपको दे दिए, ऐसे नहीं होता है। तो सबसे पहले तो डील ओरिजिनेट होगा। अब डील ओरिजिनेट करने के लिए बीच में एक पर्सन होता है जो बताएगा वेंचर कैपिटलिस्ट को जाके कि ये स्टार्टअप है नया नया और यहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपने को। अब उसके लिए भी क्या होगा, देखो डील ओरिजिनेशन, तो वीसी ऑपरेट्स डायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरीज, मेनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क एज इंटरमीडियरीज एंड थ्रू देम वीसी गेट्स द डील। तो मेनली चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग काम करते हैं, बीच में रहते हैं, जो बताएंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और वीसी को यहाँ पे आके बताएंगे कि कंपनी नई नई आपकी ओपन हो रही है। Before sourcing the deal, the VC would inform the intermediary or its employee about the following so that sourcing entity does not waste time। तो वीसी के पहले से एक चेकलिस्ट होता है कि 4 चीजें ना आप पूछ के आ जाओ सामने वाले कंपनी से, स्टार्टअप से। तो क्या क्या रहेगा कि कौन से सेक्टर में फोकस करने जा रहा है। तो अब जैसे मैं वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट एक फॉर्म है, ठीक है, तो उसमें 4-5 इन्वेस्टर ने पैसा डाला है और उसको बनाया हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट बनाया हुआ है। अब वो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उनकी भी तो कुछ चॉइस रहेंगी कि हम लोग सिर्फ इसी इंडस्ट्री में पैसा डालेंगे, हम लोग सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले स्टार्टअप्स में ही पैसा डालेंगे, जो कंपनी रियल एस्टेट में जा रही है हम उसी में पैसा डालेंगे। तो सेक्टर कौन सा है तुम्हारा, फोकस किस में करने वाला वो बता दो। स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस, फिर उसके बाद प्रोमोटर फोकस एंड टर्नओवर फोकस, तुम्हारा क्या टर्नओवर फोकस है, प्रोमोटर का फोकस क्या है, तो ये 4 चीजें पूछ लेंगे वो लोग। तो हियर कंपनी वुड गिव अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान विच, तो कंपनी जो है, जो स्टार्टअप है, वो पहले से पूरा बिजनेस प्लान दे देगी किसको, ये बीच में जो इंटरमीडिएट ये जाके पास ऑन कर देगा आपके वेंचर कैपिटलिस्ट को कि ये रिक्वायरमेंट, ये आपने रिक्वायरमेंट मांगा था, ये रिक्वायरमेंट है, ये अब आप बताओ आगे क्या करना है। तो हियर द कंपनी वुड गिव अ डिटेल बिजनेस प्लान विच कंसिस्ट ऑफ बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान, एग्जिट प्लान। All these aspects are covered in document which is called investment memorandum. A tentative valuation is carried out in the investment memorandum। अब स्क्रीनिंग होगा। अब तुमने जो जो बताया, अब जो नया स्टार्टअप से वो बता रही है ये मैं करने वाला हूँ, फिर उसने कुछ डॉक्यूमेंट बताया, लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे कि ये हमारा सेटअप है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमने एरिया लिया हुआ है। तो वो सारी चीज जो डॉक्यूमेंट बताएगा वो सब सही है गलत है, उसका स्क्रीनिंग होगा। तो वंस द डील इज सोज द सेम वुड बी सेंट फॉर स्क्रीनिंग बाय द वीसी। The screening is generally carried out by committee consisting of senior level of the people of the VC। Once the screening happens, it would select the company for further processing के लिए। ड्यू डिलीजेंस होगा, सारी चीजें चेक होगी उनकी। द स्क्रीनिंग डिसीजन वुड टेक प्लेस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। कंपनी ने इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया उस बेसिस पे तुम्हारा स्क्रीनिंग होगा। वंस द डिसीजन इज टेकन टू प्रोसीड फर्दर, एक बार डिसीजन ले लेकर अब आगे बढ़ना है, तो द वीसी वुड नाउ कैरी आउट ड्यू डिलीजेंस। अब ड्यू डिलीजेंस आपका ड्यू डिलीजेंस तो हर एक चीज चेक करना है कंपनी के बारे में, कि पास्ट में ये कौन थी, कहाँ से आया, ये लोग का बैकग्राउंड चेक करना, हर एक इन्वेस्टर जो जिसने बिजनेस खोला, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने खोला था, तो सचिन बंसल बिन्नी बंसल के बारे में पता करना, ये लोग ने एक्चुअली में पढ़ाई किया है क्या, ये लोग एक्चुअली में आईआईटी दिल्ली में पढ़ते थे क्या। तो ये सारी चीजें, ये लोग ने बोला अमेजन में हम पढ़ के आए, तो अमेजन में एक्चुअली में पढ़ाई किया है क्या ये लोग ने, सॉरी अमेजन में एक्चुअली में ये लोग ने जॉब किया है क्या। फिर ये लोग ने बोला कि हमने स्टार्ट में 4 करोड़ का सेल्स किया, तो एक्चुअली में इन्होंने 4 करोड़ का सेल्स किया क्या, सारी चीजें चेक करना, ड्यू डिलीजेंस करने को बोलते ही है। तो दिस इज वंस द डिसीजन है टेकन आउट टू, फिर उसके बाद अपन लोग ड्यू डिलीजेंस करेंगे। दिस इज मेनली द प्रोसेस बाय विच द वीसी ट्राइज टू वेरीफाई द वेरासिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टेकन। दिस इज, अभी वो बोला ना मेरा प्रोजेक्शन है, मैंने सेल्स लास्ट में एक्चुअल में इतना किया, तो सारी कुछ चीजें चेक करना। दिस इज जनरली हैंडल्ड बाय द एक्सटर्नल बॉडीज। ये लोग नहीं चेक करेंगे, ये लोग एक अपॉइंट कर देंगे कि भाई तू चेक कर, और इसका खर्चा या तो वीसी खुद उठाएगा या तो दोनों शेयर कर लेंगे। This is generally handled by the external bodies, mainly renowned consultant। The fees for due diligence generally paid by the या तो venture capitalist, however in many cases दोनों आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर इन्वेस्टी मतलब जो सामने वाला स्टार्टअप है, और वेंचर कैपिटलिस्ट डिपेंडिंग ऑन द वेरिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट। डील स्ट्रक्चर होगा फिर उसके बाद कि किस तरीके से पैसा डालने वाले, हम वेंचर कैपिटलिस्ट इक्विटी में डालने वाले, इक्विटी डेट दोनों में डालने वाले, और जो डेट देंगे वो कन्वर्टिबल डेट रहेगा कि आगे चल के इक्विटी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। So once the case passes through the due diligence, it would now go through the deal structuring। The deal is structured in such a way that both parties win। ऐसा नहीं होगा किसी को दुख हो रहा, दोनों को दोनों जीतने चाहिए। इन मेनी केसेस
द कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर इज ब्रॉट इन टू इंश्योर दैट द प्रोमोटर रिटेन द राइट टू बाय बैक द शेयर। तो इसमें ये भी रहेगा कि अगर समझ लो कल को तुम्हारी कंपनी डूबती या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो जो हमने शेयर लिया है वो आप बाय बैक करोगे और हमको हमारे पैसे दोगे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, कन्वर्ट प्रमोटर जो है बायबैक कर लेगा शेयर। बेसाइड्स इन मेनी स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द एग्जिट, द वीसी में पुट अ कंडीशन दैट प्रमोटर मस्ट सेल अ पार्ट ऑफ हिज स्टेक अलोंग विद द वीसी, सच ए क्लॉज कॉल्ड टैग अलोंग क्लॉज। देखो टैग अलोंग क्लॉज ये होता है कि समझ लो प्रमोटर को अच्छा खासा एग्जिट एंट्री दिखा, मतलब समझ लो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अच्छा खासा एग्जिट पॉइंट दिखा, यार अब अपन अपने बिजनेस को हाई प्राइस पे बेच सकते हैं। तो अपना स्टेक वो लोग बेचने से पहले इनको भी पूछेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट को कि मैं अपना शेयर इतने रुपए में बेच रहा हूँ इस कंपनी को, वॉलमार्ट को जैसे बेचा था। तो वॉलमार्ट को बेचने के टाइम पे ये इनको भी बोलेंगे, टाइगर ग्लोबल को भी बोलेंगे कि हम आपका भी सेम ही प्राइस पे आपको भी हमको डील दिलाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी 4% इक्विटी लिया ना, तो सेम प्राइस पे आपको भी वो लोग खरीदेंगे। तो उसको बोलेंगे टैग लॉन्ग क्लॉज, कि आप जितने पे बेच रहे हो, इधर देखो यहाँ पे वीसी में पुट अ कंडीशन दैट प्रमोटर मस्ट सेल अ पार्ट ऑफ हिज और हर स्टेक अलोंग विद द वीसी का स्टेक, सच ए क्लॉज इज कॉल्ड ए टैग लॉन्ग क्लॉज। तो आप अपना बेच के निकल मत जाना भाई, हम लोग भी है तो हम लोग ने आपको पैसा दिया है, तो आप हमारा भी शेयर बेचना आगे चल के आपके साथ। तो ऐसा बोलना चाह रहा है डील स्ट्रक्चरिंग में। पोस्ट अभी इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मैनेजमेंट में अपना आदमी बिठाएगा, टाइगर ग्लोबल ने कल्याण कृष्णमूर्ति को बिठाया था कि नहीं बिठाया था, तो यहाँ पे भी बिठाएंगे। तो देखो पोस्ट इन्वेस्टमेंट पैसा डाल दिया, अब सिर्फ पैसा डालने का काम नहीं था, आप आगे भी चीजें करोगे। तो इन दिस सेक्शन वीसी नॉमिनीज, वेंचर कैपिटलिस्ट नॉमिनेट्स इट्स नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ कंपनी में अपना एक आदमी रहेगा। द कंपनी मस्ट अडेयर टू सर्टन गाइडलाइंस लाइक स्ट्रॉन्ग एमएस, कंपनी ऐसे आलतू फालतू नहीं चलेगी, स्ट्रॉन्ग एमएस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बजटिंग रहेगा, सिस्टम रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगा एंड अदर कॉर्नेंट्स ऑफ द वीसी, वीसी जो बोलेगा वो सब चीज होनी चाहिए। एंड पीरियडिकली कीप वीसी अपडेटेड अबाउट सर्टन माइलस्टोन, और वेंचर कैपिटलिस्ट को इन्फॉर्मेशन आता रहना चाहिए कि अभी सेल्स इतना हुआ है, आगे चल के इतना होगा, माइलस्टोन सब बताते रहो, ठीक है। इफ एनी माइलस्टोन हैज नॉट बीन मीट द कंपनी हैज टू गिव एक्सप्लेनेशन वीसी को कि क्यों नहीं हुआ, तुमने बोला था इतना सेल्स होगा क्यों नहीं हुआ। VC would also ensure that professional management is to set up the company। एग्जिट प्लान, अब वीसी को एग्जिट भी मारना ना एक टाइम पे, तो जैसे ही कंपनी आईपीओ में चली गई तो शेयर बेच के निकल जाएंगे। फिर उसके बाद या तो आईपीओ में नहीं गई, जैसे इसमें गया फ्लिपकार्ट, आईपीओ में नहीं, वॉलमार्ट ने खरीदा तो यहाँ पे अपना उसने एक्विजिशन किया तो इसको भी इसका भी शेयर खरीद लेगा। तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग द वीसी वुड आस्क द प्रमोटर ऑफ कंपनी टू स्पेल आउट द डिटेल्ड एग्जिट प्लान। तो वो प्रमोटर से खुद पूछेंगे आपको आईपीओ में जाना है, आपको आगे चल के अपनी कंपनी लिस्ट करनी है कि नहीं करनी है, वो बता दो, एग्जिट प्लान क्या बता दो, ठीक है। वन वे इज टू सेल थर्ड पार्टी, या तो पहली बात फ्लिपकार्ट ने अपने आप को बेच दिया, 77% बेच दिया, तो एक वे ये है, दूसरा वे पब्लिक हो जाओ। तो दिस सेल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट और अदर वीसीस। द सेकंड वे टू एग्जिट द प्रमोटर वुड गिव अ बायबैक। सेकंड वे क्या होगा कि बायबैक करेगा प्रमोटर खुद एग्रीड रेट पे। इन केस द एग्जिट इज नॉट हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, अगर नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी नहीं लेके जा रहा, तो प्रमोटर को बोलेंगे भाई तू ही मेरा शेयर खरीद लेना, सिंपल सी बात। द प्रमोटर वुड बायबैक इफ इन मेनी डील्स द प्रमोटर बायबैक इज द फर्स्ट रिफ्यूजल मेथड अडॉप्टेड, दैट इज प्रमोटर वुड गेट द फर्स्ट राइट ऑफ बायबैक। सिंपल। तो एग्जिट प्लान में आपका देखा आईपीओ या तो थर्ड पार्टी को बेच दो या तो प्रमोटर खुद ही मेरा शेयर खरीद लो। तो वीसी के पास आपको जाना है पैसा लेना है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्या होगा, डील ओरिजिनेशन होगा, बीच वाला बंदा आएगा, बताएगा कि ये 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आप बताओ कि आपके बिजनेस में ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे वीसी को चाहिए, ठीक है। आपने बोला यस, तो वीसी स्क्रीनिंग करेगा, बड़े बड़े लोग जो वीसी में रहेंगे वो लोग स्क्रीनिंग करेंगे जो था वो है कि नहीं है। फिर हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, ओरिजिनेट हो गया डील, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग हो गया, तो थर्ड क्या, ड्यू डिलिजेंस चेकिंग होगा, आप लोग जो बोले वो सही है कि नहीं, आपने जो बोला सेल्स हुआ है सही है, आपने जो पढ़ाई की करेक्ट है कि नहीं, अमेजोन में काम किया सही है कि नहीं, आपका बैकग्राउंड जो बताया सही है कि नहीं। तो ड्यू डिलिजेंस उसी को बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के ड्यू डिलिजेंस होंगे। फिर उसके बाद डील स्ट्रक्चर होगा। अब हो गया ना डील, ड्यू डिलिजेंस होगा, चेकिंग होगा, सब कुछ। अब डील डील पे आओ, डील पैसा कितना देंगे, इक्विटी लेंगे, डेट लेंगे, उसका एग्जिट प्लान भी उसी टाइम पे डिस्कस कर लिया थोड़ा बड़ा। फिर पैसा दे दिया। अब इन्वेस्टमेंट के बाद की एक्टिविटी को बोलेंगे पोस्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा लैंग्वेज, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कि मेरा मैनेजमेंट रहेगा, एक आदमी तुम्हारे बोर्ड में रहेगा और आप मुझे अपडेट करते रहोगे पैसा क्या आपका माइलस्टोन अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो भी बताओगे आप। तो ये सारी चीज़ें बताओगे आप। फिर एग्जिट प्लान सिंपल सा, क्या था उसमें, कुछ था याद करने से, कुछ नहीं था। तो ये होगा तुम्हारा वीसी का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अब एंड में अपन बोलेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है, वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखो 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक फंड, एक होता है ऑफशोर फंड। अब क्या होता है देखो, सिंपल, आपको एकदम सिंपल में बता दे रहा हूँ मैं। डोमेस्टिक फंड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग
जो लोग को पैसा, बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारा पैसा, मैंने बताया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, पैसा डालेंगे एक जगह पर, ट्रस्ट कंपनी बनाएंगे। तो कौन कौन लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास ज्यादा पैसा है। फिर बैंक हो गया, बैंक भी पैसा डालता है, टेंशन मतलब, बिजनेसमैन लोग हो गए, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे लोग होते हैं। ये लोग क्या करेंगे, पैसे डालेंगे ट्रस्ट एंड कंपनी में। ये ट्रस्ट एंड कंपनी खोलेंगे, इसी को बोलेंगे वेंचर कैपिटल, ठीक है, वेंचर, जैसे टाइगर ग्लोबल था, ठीक है। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा, इसका काम ही है आगे के स्टार्टअप्स में पैसा डालना। अब स्टार्टअप से पैसा डालने से पहले, इंडियन स्टार्टअप्स में, ठीक है, अब पैसा डालने से पहले चेक करना पड़ता है ना कि ये लोग जो पैसा है डाल रहे, वो ये लोग करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये लोग का बिजनेस जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, स्क्रीनिंग, ड्यू डिलिजेंस, ये सारी चीजें कौन करेगा, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपॉइंट होगा। वो क्या करेगा, वो पूरे पैसों को मैनेज करेगा यहाँ पे, कि यहाँ किसके में पैसा डालना है, अगर ये करेक्ट है कि नहीं, अच्छे लोग है कि नहीं, वो सब सब सारी चीजें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चेक करेगा। तो ये मैनेज करता है चीजों को, ठीक है। ये होता है डोमेस्टिक फंड। अब ऑफशोर फंड देखो, अब ऑफशोर फंड क्या होता है, ऑफशोर फंड में कुछ नहीं, ये इंडियन लोग हैं, ये इंडिया की कंपनी बनी, यहाँ बाहर के लोग रहेंगे, बाहर की कंपनी बनी, पैसा ये लोग इंडिया में डालेंगे, सिंपल। तो बाहर के लोग रहेंगे, डॉलर डाल रहे, ठीक है, बाहर के लोग, वहां के आउटसाइड इंडिया के लोग रहेंगे, और आउटसाइड इंडिया ही कंपनी फॉर्म होगी, इंडिया में नहीं कंपनी फॉर्म होगी, आउटसाइड इंडिया ही कंपनी फॉर्म होगी। बट हाँ, ये लोग पैसे डालेंगे इंडिया के स्टार्टअप्स में, सिंपल, ये ऑफशोर फंड इसको बोलेंगे, समझ में आता है। यहाँ पे इंडिया के लोग, इंडिया के कंपनी, इंडिया के कंपनी में पैसा डाल रहे, बाहर के लोग, बाहर की कंपनी, बाहर के लोग नहीं, इंडिया के लोगों में पैसा डालेंगे, ठीक है। अब अब सर, बाहर के लोग हैं, बाहर का पैसा है, तो इसको मैनेज करने के लिए बाहर का आदमी आएगा, तो बाहर का आदमी रहेगा, उसको ऑफशोर मैनेजर बोलेंगे। बट इसको भाई को पता है क्या, इंडिया के स्टेटस के बारे में पता है क्या, नहीं पता है, तो मैनेज सब कुछ यही करेगा। बट ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपॉइंट करेगा इंडिया में, जो इंडिया के स्टेटस के बारे में इसको बताएगा, स्क्रीनिंग, ड्यू डिलिजेंस, ये सब चीज वो करके बताएगा इसको, बस, और कुछ इसका काम नहीं है। इंडियन एडवाइजर ऑफ इंडिया का क्या काम है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑफ इंडिया का सिर्फ ये काम है यहाँ पर ऑफशोर फंड में, कि इंडियन स्टार्टअप्स में जहां इन्वेस्ट करना है, उसका ड्यू डिलिजेंस करना है, स्क्रीनिंग करना है, सारी चीजें करके देगा, बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ पैसा वैसा मैनेज करना ऑफशोर मैनेजर का काम है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम क्या है, सब कुछ करना, पैसा वैसा मैनेज करना, पैसा जहाँ पे डाला वो सब कुछ देखना, वो सब इसका काम। बट बाहर वाले में क्या काम है, सिर्फ सिर्फ जाके बताना है लोग के बारे में, और कुछ नहीं, ड्यू डिलिजेंस करके देना, ऑफशोर फंड हो गया। अब ऑफशोर में एक और होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड स्ट्रक्चर मतलब दोनों का मिक्सअप, दोनों का मिक्सअप। देखो, इंडिया वाले लोग इंडिया की कंपनी, सॉरी, यहाँ पे इंडिया वाले लोग इंडिया की कंपनी फॉर्म करेंगे, बाहर वाले लोग बाहर की कंपनी फॉर्म करेंगे, ठीक है। दो दो वेंचर कैपिटलिस्ट है यहाँ पे। अब ये वाला पैसा इंडिया में डालेगा डायरेक्ट, ये अलग अलग स्टेटस में नहीं डालेगा, ये बोलेगा मैं इंडिया के स्टेटस में इसमें डाल देता हूँ ना, वेंचर कैपिटलिस्ट में। अब इसके थ्रू इंडिया के स्टेटस में पैसा जाएगा, सिंपल। और इसको मैनेज कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इंडिया के पैसे को, ठीक है। और बाहर वाले को मैनेज करेगा ऑफशोर वाला पैसा, ऑफशोर मैनेज, खत्म हो गया बात। अब उसका अकाउंट वो डिटेल दिखेगा, यहाँ का ये देखेगा, खत्म हो गया बात, सिंपल था। तो डोमेस्टिक फंड मतलब यहाँ के लोग, यहाँ का पैसा, यहाँ की कंपनी, बाहर वाले लोग, बाहर के लोग, बाहर का कंपनी, बट इंडिया के कंपनी में पैसा डाल रहे। और यूनिफाइड जो दोनों तरीके के लोग, दोनों पैसा, और ये बाहर वाले लोग अपने इंटरेस्ट में यहाँ पे पैसा डालेंगे, यहाँ के थ्रू इंडिया के स्टार्टअप में पैसा आएगा, खत्म हो गया बात, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका बोलेंगे, स्ट्रक्चर बताओ, तो डोमेस्टिक फंड और ऑफशोर फंड, ये इसको बोलेंगे अपन लोग ऑफशोर फंड, इसको बोलेंगे अपन लोग डोमेस्टिक फंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल है तरीका, द थ्री मेन टाइप्स ऑफ, तीन टाइप है यहाँ पे फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट के, वन मोर डोमेस्टिक फंड एंड दो ऑफशोर फंड के, बाहर वाले दो, अंदर वाले एक। तो देखो, डोमेस्टिक फंड मतलब दैट इज वन विच रेजेस फंड डोमेस्टिकली, यहाँ से पैसा रेज कर रहे हैं, आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पुलिंग द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो देखो, ये डोमेस्टिक व्हीकल, डोमेस्टिक व्हीकल इसको ही व्हीकल बोलेंगे, पुलिंग फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, पुलिंग फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, एंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही लिखा इंग्लिश में, और कुछ नहीं। तो डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पुलिंग फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर और सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो ड्यूटी ऑफ एसेट मैनेजर, और यहाँ पे जो पैसा है उसको, एसेट को मैनेज कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, खत्म हो गया बात। व्हीकल, डोमेस्टिक व्हीकल दैट पुलिंग फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स ऑफ इंडियन कंपनी, एंड इसको मैनेज करेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, खत्म हो गया डोमेस्टिक फंड। और कुछ था इसमें, और कुछ नहीं है, देखो सिंपल। देखो, चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर द पुलिंग व्हीकल फॉल्स बिटवीन अ ट्रस्ट एंड अ कंपनी with the trust firm prevailing due dates due to its operational flexibility। ऑफशोर फंड मतलब टू कॉमन अल्टरनेटिव्स इसमें है, इन्वेस्टर आर द ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफशोर फंड में एक ऑफशोर स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर होता है। ऑफशोर स्ट्रक्चर में बाहर के लोग, बाहर का पैसा, इन्वेस्टमेंट इंडिया कंपनी में, इंडिया के स्टार्टअप में। तो अंडर दिस स्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल
LLC LP बोलेंगे उसको, ऑर्गेनाइज वहाँ पे वो लोग वो सेटअप करेंगे। मेक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज, यहाँ के इन्वेस्टमेंट पैसा डालेंगे। टिपिकली द असेट्स आर मैनेज बाय ऑफशोर मैनेजर, बट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिया का लेंगे ये लोग टू कैरी आउट द ड्यू डिलिजेंस, आइडेंटिफाई डील्स, डील विल आइडेंटिफाई करके वो बताएगा। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें। अब यूनिफाइड स्ट्रक्चर में दोनों के लोग, दोनों का पैसा, बट इंडियन कंपनी में पैसा डालेंगे, सिंपल। तो व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन फंड, अभी देखो इसमें ये लोग बोले डोमेस्टिक वाले भी हमको भी फंड में यहाँ पे डालना है पैसा, तो ये लोग बोलेंगे चलो अपना ही अलग से बना लेते हैं ना, तो इंडियन वाले इंडिया का, ओवरसीज वाले ओवरसीज का, और डालेंगे अपने इसमें पैसा। देखो इंडिया इंडिया वाले यूनिफाइड इंडिया वाले इंडिया में डालो, यूनिफाइड बाहर वाले बाहर में डालो, फिर ये पैसा इंडिया में आ जाएगा, फिर ये लोग स्टार्टअप में डालेंगे, खत्म हो गया बात। इसको बाहर वाले को ऑफशोर मैनेजर मैनेज करेगा, इंडिया को इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑफ इंडिया मैनेज करेगा, खत्म हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में। तो स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इंडिया सिंपल है, दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे आपके, तीन टाइप के हैं ऐसे, तो दो है, एक डोमेस्टिक फंड, एक ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड के अंदर दो है, ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर। आप ऐसे याद रखो, डोमेस्टिक फंड में इंडिया के लोग इंडिया के कंपनी, इंडिया के लोग इंडिया का ट्रस्ट और कंपनी मैनेज करेगा, इन्वेस्टर आपका ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सॉरी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ठीक है, बाहर के लोग बाहर का ऑफशोर मैनेजर, और यूनिफाइड स्टेट में बाहर के लोग बाहर का कंपनी, इंडिया के लोग इंडिया कंपनी, बाहर वाले को ऑफशोर मैनेजर, इंडिया के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, और फिर वो लोग डालेंगे स्टार्टअप में, खत्म हो गया। ठीक, अब लास्ट आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि स्टार्टअप्स अपन किसको बोलेंगे, तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, रजिस्टर हो रही है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या तो फिर पार्टनरशिप फर्म, या तो फिर LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया, और अप टू 10 साल तक ही, 10 साल तक ही अपन इसको बोलेंगे स्टार्टअप, उसके बाद नहीं बोलेंगे। कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेट हुई किस रूप में, एज अ प्राइवेट कंपनी, या तो LLP, या तो पार्टनरशिप फर्म, ये तीन रूप में इनकॉर्पोरेट हुई, तो जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुई उस दिन से लेकर 10 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टिल 10 ईयर, अपन लोग उसको स्टार्टअप बोलेंगे, उसके बाद स्टार्टअप नहीं बोलेंगे। ठीक है, और एंड उनका कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी फिजिकल ईयर में, एनी फिजिकल ईयर में उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एंड ये किसी एंटिटी, किसी बिग एंटिटी का बच्चा नहीं होना चाहिए। सिंपल, एंटिटी शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन और अ बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कि मतलब समझ लो कोई बड़ा कंपनी है, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी समझ लो, उसमें से डीमर्ज हो गया, एक पार्ट निकल गया, बाहर आ गया, और बोल रहा है कि मैं स्टार्टअप हूँ, उसको नहीं बोलेंगे, पहले से एस्टेब्लिश कंपनी ना, तो ऐसा उसको नहीं बोलेंगे अपन लोग। एंड ये लोग काम करने चाहिए टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस और सर्विसेज ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सिंपल, गवर्नमेंट ने क्या बोला, स्टार्टअप अपन इसको ही बोलेंगे, उसको स्कीम जो 10 इनकॉर्पोरेट हुआ है एज अ प्राइवेट कंपनी, LLP कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट कंपनी, बट अप टू 10 साल तक बोलेंगे, 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए उनका कोई भी फिजिकल ईयर में, एंड ये लोग किसी बड़े एंटिटी, मतलब ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश एंटिटी, उनसे फॉर्म नहीं होना चाहिए, स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन हो गया, या तो आपका डीमर्ज हो गया, और वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट। तो डन, आपका कुछ सिंपल सा था कि अपन किसको बोलेंगे, स्टार्टअप किसको बोलेंगे, तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में यही लिखा हुआ है। तो सिंपल सा था आपका, इसमें कुछ था नहीं। देखो अगर मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्लिपकार्ट की स्टोरी का आप रिवाइज कर लो। ठीक है, फ्लिपकार्ट की स्टोरी आप वापस से सुन लो, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा कि सबसे पहले इनको पैसे की जरूरत पड़ी थी, पैसे की जरूरत पड़ी मतलब कि इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंस टू स्टार्टअप, तो अलग अलग तरीके से पैसा लेके आना, कि पहले तो खुद का पैसा डालना, पर्सनल फाइनेंसिंग, फिर बाद में बैंक से क्रेडिट कार्ड ये सब लेना, फिर अपना आपका फैमिली फ्रेंड्स का पैसा, फिर माइक्रो लोन आपका, फिर ये लोगों को पता था कि हम क्राउड फंडिंग में कर सकते हैं, बट इन्होंने दिमाग लगाया वेंडर फाइनेंसिंग करते हैं, और एक फैक्टरिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये अलग अलग तरीका हो गया पैसा लेके आने का। फिर अपन ने पढ़ा कि ये तरीका तो है, बट उसको मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में 3 पार्ट, बूटस्ट्रैपिंग आपका, फिर एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। अब बूटस्ट्रैपिंग के अंदर 3 पार्ट होता है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, और आपका लास्ट में ट्रेड क्रेडिट हो गया आपका, फैक्टरिंग हो गया, एंड लीज पे ले लो आप पैसा। ठीक है, मतलब लीज पे ले लो आप, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हो। तो ये तरीका हो गया बूस्टअप का। एंजल इन्वेस्टर आपका होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट में फीचर देख लो, बेनिफिट देख लो, एडवांटेजेस देख लो, और वेंचर कैपिटलिस्ट के क्या क्या डील, कैसे वेंचर कैपिटल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप स्टार्ट में पहले तो डील को ओरिजिनेट करोगे, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका ड्यू डिलीजेंस होगा, फिर उसके बाद डील स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीजें थी उसमें। फिर पैसा आपने डाल दिया तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगा, फिर उसके बाद एंड में एग्जिट प्लान होगा, खत्म हो गया, ये प्रोसेस होगा आपका। फिर अलग अलग राउंड में पैसा देते हैं, तो सीड मनी हो गया, फिर आपका स्टार्टअप हो गया, फिर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 4 स्टेज, तो 6 स्टेज हो गए। ऐसे तो 4 है, उसके पहले 2 और है।
फिर ये सब वीसी का हो गया बात। वेंचर कैपिटलिस्ट एक अलग से आप पढ़ो उसको साइड में, ठीक है। बट वीसी के बाद जाने से पहले प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो प्रेजेंटेशन में आप इंट्रोडक्शन बताओगे खुद के बारे में, फिर टीम के बारे में, फिर नया बिजनेस ला रहे हो तो प्रॉब्लम क्या था मार्केट में, आपने सॉल्व क्या किया, प्रॉब्लम क्या था मार्केट में, सॉल्व क्या किया, फिर मार्केटिंग कैसे करोगे भाई, फिर प्रोजेक्शन कैसे, आपका प्रोजेक्शन क्या है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है, क्या बैलेंस शीट बनने वाला है, आपका इनकम स्टेटमेंट क्या रहेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन से आपके कॉम्पिटिटर है, आप उनको कैसे मात दोगे, बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंसिंग, डन। तो और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। यूनिकॉर्न क्या होता है, वो अपना वो $1 बिलियन होना चाहिए, उससे नीचे गया तो फिर खत्म, फिर वापस से यूनिकॉर्न स्टेटस गायब हो जाएगा। प्राइवेटली हेल्ड होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कंपनी ग्रो नहीं होगी, बट ग्रो होके पहुंच गई $1 बिलियन। एंड अदर कॉमन फीचर, इनोवेशन के इनोवेशन होना चाहिए, कंज्यूमर फोकस, हाई ऑन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब होना चाहिए। फिर मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग अपन ने 3 चीज पढ़ ली, वेंचर कैपिटलिस्ट को अभी अभी अपन ने पढ़ा। तो आपका ये चैप्टर डन। कुछ था नहीं इस चैप्टर में, आप सिंपल सा, आपको सिर्फ एक बार रीड करना है और ये लेक्चर आप देख लोगे आराम से, आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको सारी चीजें, ठीक है। चलो।